अनन्या की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था, पर आर्यन बहुत ही ज्यादा खुश था। वो सीटी बजाते हुए बोला, ओह बेब, आप तो कमल की हो। इतना कहकर वो अहम की तरफ मुड़कर बोला, ओ एक कामचोर, जाओ और राखी लाओ, क्योंकि मैं मरा जा रहा हूँ मैगी को अपनी बहन बनाने के लिए। उसकी खुशी को देखकर अंश धीरे से अगस्त के कान में बोला, देखो तो जरा ये कैसे खुश हो रहा है, इसे लोगों को परेशान करने में कैसे मजा आता है। लेकिन आज जो इसने अर्शी के साथ किया है ना, मुझे तो लगता है इसकी बैंड बजने वाली है। इतना कहकर उसने अपना सर न में हिला दिया। एल तो अगस्त ने हैरान होकर उससे पूछा, इस बंदर ने ऐसा भी क्या कर दिया है अर्शी के साथ। उसकी बात सुनकर अंश धीरे से जवाब देते हुए बोला, इसने धोखे से अर्शी के सिग्नेचर मैरिज पेपर्स पर ले लिए हैं। यही नहीं, उस पर यह भी लिखवाया है कि अगर अर्शी ने इसे छोड़ा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। एल उसके ये कहते ही अगस्त एकदम से शॉक हो जाता है। एल उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसा भी कुछ कर सकता है। एल वो तो बस अपना मुंह खोले आर्यन को देख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा खुश था। एल वही मैगी परेशान होकर सोच रही थी कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले, क्योंकि वो अश्वथ को पसंद करती थी, तो वो भला उसे राखी कैसे बांध सकती थी। एल वो यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसकी आंखें चमकने लगी। फिर मैगी ने बड़ी ही चालाकी से अनन्या को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करके अनन्या को देखने लगी। एल वही उसकी बात अश्वथ की आईब्रो उठ गई। वो बिना किसी भाव से मैगी को घूरने लगा। एल जैसे उसे अपनी आंखों से ही मार देगा। पर वो ये भी जानना चाहता था कि मैगी आखिर चाहती क्या है। एल इसलिए वो मैगी को घूरने लगा। वही अनन्या और बाकी सब भी मैगी को घूरने लगे। एल ये देख मैगी डेविल स्माइल करके अनन्या से बोली, क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी शर्त रख दूंगी कि तुम पूरी नहीं कर पाओगी। इतना कहते ही वो अपनी मजाकिया नजरों से अनन्या को देखने लगी, जैसे वो अनन्या का मजाक उड़ा रही हो। वही अनन्या उसकी मजाकिया नजरों को देखकर चिढ़ गई। उसने मन में मैगी को कोसते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, मेरा मजाक उड़ा रही हो, अकेले में मिलो फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। इतना कहकर वो अपनी आंखें छोटी करके मैगी से बोली, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है। अनन्या ने ये सब बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा था, जिसे देख मैगी की आंखें छोटी हो गई। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझसे लड़ो, अगर तुम फाइटिंग में मुझसे जीत जाती हो तो मैं तुम्हारी बात मानकर अश्वथ को राखी बांध दूंगी। एल मैगी की आवाज और उसके चेहरे पर इस वक्त इतना घमंड था कि जैसे वही ये शर्त जीतेगी। एल वही उसकी शर्त सुनकर हम, अगस्त, अंश, वेद और आर्यन उसे गुस्से से देखने लगे। एल क्योंकि वो सब जानते थे कि मैगी एक बेस्ट फाइटर है। अचानक ही उन सबको अनन्या की चिंता होने लगी। एल पर इन सब से अलग अनन्या अपनी आंखें छोटी करके मैगी को देख रही थी। फिर अचानक वो मुस्कुराकर बोली, मुझे मंजूर है। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर अश्वथ के होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। एल पर उसकी मुस्कान को कोई देख नहीं पाया, क्योंकि उसने जल्दी ही उसे छुपा लिया। अश्वथ ने अनन्या को नहीं रोका। ये देख हम उससे बोला, बॉस आप बेब को रोकते क्यों नहीं है, वो मैगी से कैसे लड़ सकती है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आर्यन भी बोला, हाँ भाई, बेब को रोकिए। उन दोनों की बात सुनकर अश्वथ ने उन्हें घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, बेहतर होगा तुम लोग अपने काम से काम रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अगस्त कुछ बोलने को हुआ कि अश्वथ ने उसे अपना हाथ दिखाकर चुप करा दिया। एल थोड़ी देर बाद इस वक्त सभी लोग गार्डन में थे। एल सभी बॉयज गार्डन के एक तरफ खड़े थे और अश्वथ वही चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। एल इस वक्त जहां सभी बॉयज के चेहरे पर टेंशन थी, तो वही अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिना किसी भाव से एकटक अनन्या को ही देखे जा रहा था, जो गार्डन के बीचों बीच लोअर और टी शर्ट पहनकर खड़ी थी। अनन्या ने एक पोनी भी बना रखी थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अनन्या के ही सामने स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स में मैगी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। एल मैगी अनन्या को देखते हुए बड़े ही घमंड से बोली, अश्वथ सिर मेरा है, तुम देखना, इस फाइट में मैं पहले तुम्हें हराऊंगी, फिर तुम्हें मार दूंगी, उसके बाद अश्वथ सिर्फ मेरा होगा। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगी। एल वही उसकी बात सुनकर अनन्या को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एल वो तो बस मैच स्टार्ट होने का वेट कर रही थी। वही कोने में दादाजी भी खड़े सब देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर भी इस वक्त कोई भाव नहीं था, जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहे हैं। एल तभी आर्यन ने विसिल बजाकर मैच स्टार्ट करने को कहा। विसिल की आवाज सुनकर मैगी ने अपनी पोजीशन ले ली और अनन्या के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। एल पर अनन्या अभी भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर आर्यन जोर से चिल्लाया, बेब आप बस खुद को बचाए। इसकी बात सुनकर अनन्या ने उसे एक स्माइल दी, फिर वो दोबारा मैगी को देखने लगी। एल जो उससे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर थी। मैगी ने अनन्या के पास पहुंचते ही अपने एक पैर को उठाकर उसे किक मारना चाहा।
ये देख सभी की धड़कनें रुक गई, क्योंकि अनन्या कुछ कर ही नहीं रही थी। और अगर अनन्या ने कुछ नहीं किया तो ये कोई सीधा उसके चेहरे पर लगती। वही मैगी की किक जैसे ही अनन्या के चेहरे को छूने वाली थी, अनन्या ने तुरंत मैगी के पैर को पकड़कर अपने राइट पैर से मैगी के सीने पर मार दिया। अनन्या की किक इतनी स्ट्रोंग थी कि मैगी सीधा जमीन पर गिरी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये नजारा देखकर हर कोई दंग था, सभी की सांसें जो थोड़ी देर पहले रुक गई थी, वो जैसे अचानक चलने लगी। ये सीन देखकर आर्यन खुशी से उछलते हुए चिल्लाया, बेब आप तो कमाल की हो, नहीं, बेमिसाल हो, बेब मैं तो कहता हूँ इसे मार ही दो। बाकी सब मैं देख लूंगा। इतना कहकर वो उछलकर अहम की पीठ पर चढ़ गया। वही अभिषेक जो अभी आया था, उसने भी ये सीन देख लिया था। वो पहले तो दंग था, मगर फिर अनन्या से बोला, बेब आर्यन सच कह रहा है, उसे मार ही दो, मैं हूं ना, मैं आपको जेल जाने से बचा लूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर मैगी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई थी। वो जल्दी से अपने मुंह से निकल रहे खून को पोंछते हुए खड़ी हुई और अनन्या पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो गई। उसने इस बार अनन्या को पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इस बार अनन्या ने उसके हाथ को पकड़कर बेरहमी से मोड़ दिया। फिर लगातार मैगी के मुंह पर 6 से 7 5 जड़ दिया। उसके बाद उसने मैगी को इतनी जोर से किक मारा कि मैगी उड़ते हुए 4 मीटर दूर जाके गिरी। ये देख अनन्या के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही अश्वत्थ के चेहरे पर भी एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा सोच रहा हो, पर वो क्या सोच रहा है ये तो वही जाने। वही बाकी सब भी अनन्या की ताकत को देखकर हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या कुछ ऐसा भी कर सकती है। तभी वेद खुश होकर बोला, बेब आप तो छुपी रुस्तम निकली, बिल्कुल मस्त। सभी बॉयज इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर अनन्या को देख रहे थे। वही मैगी की हालत अब खराब हो गई थी, क्योंकि देखने में तो अनन्या ने सिर्फ उसे पंच और किक ही मारा है, पर असल में वो इतने स्ट्रॉन्ग पंच थे कि मैगी अब उठ भी नहीं पा रही थी। तभी अनन्या उसके पास पहुंचकर घुटने के बल बैठते हुए उसके बालों को पकड़कर बेरहमी से बोली, मुझे बच्चा समझा है क्या, जो कोई भी एरा गैरा मेरे हॉट एंड सेक्सी हस्बैंड को उठाकर ले जाएगा और मैं देखती रहूंगी। इतना कहकर उसने मैगी के हाथ को पकड़कर बेरहमी से मोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही एक चट की आवाज आई, जिसे सुनकर साफ पता चल रहा था कि अनन्या ने मैगी की हड्डी को तोड़ दिया है। हड्डी के टूटते ही मैगी जोर से चिल्लाई, पर उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई, क्योंकि अनन्या ने अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया था। बेचारी मैगी इस वक्त खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी, पर उसकी इस हालत को देखकर अनन्या को बहुत ही मजा आ रहा था। उसने डेविल स्माइल करके मैगी से कहा, मेरी बात कान खोलकर सुनो, जो अनन्या का है वो सिर्फ अनन्या का ही है, पर जो तुम्हारा है वो भी मैं तुमसे छीन लूंगी। इतना कहते ही उसने खड़े होकर एक किक मैगी को मारा, फिर पलटकर अश्वत्थ के पास जाने लगी। अश्वत्थ के पास पहुंचते ही उसके तेवर बदल गए। अनन्या अश्वत्थ के ऊपर गिरते हुए थकी हुई आवाज में बोली, ओह जानू, मैं तो थक गई, देखो मैंने तुम्हें जीतकर तुम पर एहसान कर दिया। इतना कहकर वो अश्वत्थ को देखने लगी। वही अनन्या के उसके ऊपर गिरते ही अश्वत्थ ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया, मगर फिर उसकी बात सुनकर वो उसे बुरी तरह घूरने लगा। अश्वत्थ के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। उसने अनन्या को गोद में उठाया और रूम में ले जाने से पहले मैगी की तरह इशारा करके अहम से सर्द आवाज में बोला, इसे इसकी औकात दिखा दो। इतना कहते ही वो अनन्या को लेके रूम में चला गया। उसके जाते ही अभिषेक एविल स्माइल करके मैगी को देखता हुए बोला, चलो अब इसे ठिकाने लगाते हैं, मैं तो सालों से बस इसी इंतजार में था। उसकी बात सुनकर वेद भी डेंजरस वॉइस में बोला, इसे पता नहीं है कि इसने बॉस के बीवी को टारगेट करके कितनी बड़ी गलती की है, अब पता नहीं बॉस इसके साथ क्या करेंगे। इतना कहकर वो सभी मैगी की तरह बढ़ने लगे। वही रूम में पहुंचते ही अश्वत्थ सीधा वॉशरूम में घुस गया। उसने अनन्या को बार टब में बैठाया और खुद भी बार टब में बैठ गया। फिर उसने अचानक ही अनन्या की टी शर्ट को उतार के फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अनन्या को कुछ समझ ही नहीं आया, पर जब उसे समझ आया तो वो शॉक हो गई। उसने तुरंत खुद को ढकने के लिए अपने हाथों को अपने सीने पर रख लिया, पर अश्वत्थ ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर नीचे कर दिया। फिर अनन्या को एक भूखे भेड़िए की तरह देखने लगा। अनन्या ने इस वक्त ब्लैक की ब्रा पहनी हुई थी, जो पानी के कारण उसके शरीर से चिपक गई थी, जिस कारण वो और भी ज्यादा हॉट लगने लगी थी। ये देख अश्वत्थ के अंदर का जानवर जागने लगा। उसने अनन्या के होठों को सहलाते हुए सीडेक्टिव वॉइस में कहा, वाइफी आई नीड योर बॉडी। इतना कहते ही वो किसी भूखे भेड़िए की तरह अनन्या के होठों पर टूट पड़ा। उसके हाथ धीरे धीरे अनन्या की पीठ पर चलने लगे। फिर अचानक ही अश्वत्थ ने अनन्या के ब्रा के हुक को खोल दिया। ये महसूस होते ही अनन्या की आंखें शोक से बड़ी जो गई। अश्वत्थ की किस धीरे धीरे वाइल्ड होती जा रही थी कि अब अनन्या ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। सांस न ले आने के कारण अनन्या छटपटाने लगी। वो अपने दोनों हाथों से अश्वत्थ के सीने पर मारकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पर अश्वत्थ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
वो अभी भी अनन्या को किस करने में बिजी था, पर जब उसे एहसास हुआ कि अनन्या बेहोश होने वाली है तो उसने तुरंत उसके होठों को छोड़ दिया। पर वो अनन्या से दूर नहीं हुआ। वही उसने जैसे ही अनन्या के होठों को आजाद किया तो अनन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उस वक्त अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो, वरना वो आज अश्वत्थ की किस से जरूर मर जाती। जब अनन्या ने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया तो वो हल्के गुस्से से अश्वत्थ को देखते हुए बोली, मॉन्स्टर, अभी तो मैं आपकी किस से मर जाती, पर थैंक गॉड कि मैं बच गई। इतना कहकर वो अश्वत्थ को घूरने लगी। वही अश्वत्थ को तो जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ अनन्या के गुलाबी होठों पर था जो बोलते वक्त हिल रहे थे। अनन्या के होठों इतने ज्यादा अट्रैक्टिव थे कि अश्वत्थ के अब खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए एक बार फिर से अनन्या को किस कर लिया। उसके अचानक से फिर से किस करने से अनन्या हैरान हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि अश्वत्थ के हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे हैं। ये महसूस करके अनन्या सिहर उठी। अचानक ही उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी। ये फीलिंग अनन्या के लिए एकदम नई थी। पर उसे ये अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अश्वत्थ के छूने से उसे गंदा फील नहीं हो रहा था। वहीं अश्वत्थ ने अनन्या को किस करते हुए ही अपने एक हाथ से उसके ब्रा के हुक को खोल दिया और फिर अनन्या को बार टब में ही पलट कर वो उसके पीठ को किस करने लगा। जिस कारण अनन्या की मुट्ठी अपने आप ही कस गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसे फील हुआ कि अश्वत्थ का एक हाथ उसके चेस्ट पर है। ये महसूस करते ही उसने कसके अपनी आंखों को बंद करते हुए अश्वत्थ से कहा, मॉन्स्टर, आह प्लीज ये मत करिए, मुझे दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो लंबी लंबी सांसें लेकर अश्वत्थ की तरफ मुड़ गई। और मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगी। पर उसके इस तरह देखने से अश्वत्थ और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने अनन्या को गर्दन से पकड़कर उसे खुद के और करीब करते हुए लो वॉइस में बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारे ये होठ और खुशबू मुझे सिड्यूस कर रहे हो। इतना कहते ही उसने अनन्या के लिप्स पर बाइट कर लिया। अश्वत्थ ने उसे बहुत ही जोर से कर था, जिस कारण अनन्या की आह निकल गई और उसके होठ से खून भी बहने लगा। ये देख अश्वत्थ ने झुककर अनन्या के होठों से बह रहे खून को पी लिया और फिर घाव वाले जगह को सक करने लगा। अश्वत्थ के ऐसा करने से अनन्या के आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अपने होठों पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने रोते हुए अश्वत्थ को खुद से दूर करते हुए कहा, मॉन्स्टर, मुझे पेन हो रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ, जो उसके होठों को सक कर रहा था, वो रुक गया। फिर उसने अनन्या को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए सिडेक्टिव वॉइस में कहा, लिटिल गर्ल, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और तुम्हारा ये जिस्म भी मेरा है, ये छूने का, प्यार करने का हक भी सिर्फ मेरा। ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। ये सब बोलते वक्त अश्वत्थ के आंखों में एक अलग ही पागलपन और दीवानगी थी, जिसे अनन्या भी साफ महसूस कर पा रही थी। पर उसे अश्वत्थ के इस पागलपन से डर भी लग रहा था। वही ये सब कहने के बाद अश्वत्थ पागलों की तरह अनन्या के गर्दन को किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने अपने एक हाथ से अनन्या के ब्रा को निकाल कर फेंक दिया और उसके सीने पर किस करने लगा। रहा था कि अगर वो खुद को अश्वत्थ के सामने दयनीय दिखाएगी तो अश्वत्थ का दिल उसके लिए पिघल जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट अश्वत्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। उसने घूर के मैगी को देखा, फिर अहम को देखकर उसने कुछ इशारा किया। उसके इशारा करते ही अहम रूम से बाहर चला गया। फिर अश्वत्थ धीरे धीरे मैगी की तरफ बढ़ने लगा। ये देख मैगी खुश हो गई, पर वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाई, क्योंकि अश्वत्थ ने अपने पैरों से उसके हाथों को बेरहमी से मसल दिया था। अश्वत्थ के ऐसा करते ही मैगी की दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंज उठी। उसने अपने हाथ को अश्वत्थ के जूते के नीचे से निकालते हुए चिल्लाकर कहा, आह नहीं, प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। वही उसके चिल्लाने से अश्वत्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो मैगी की दर्द भरी आवाज सुनकर एक सुकून मिल रहा था। तभी अश्वत्थ ने एविल स्माइल करके मैगी के हाथ को और भी ज्यादा मसलते हुए कहा, इसी हाथ से तुमने मेरी लिटिल गर्ल को मारने की कोशिश की थी ना, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे इसी हाथ को काट दूं तो। इतना कहने के बाद अश्वत्थ के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। पर जमीन में पड़ी मैगी ने जैसे ही अश्वत्थ की बात सुनी तो उसका दिल कांप उठा, उसका शरीर डर के कारण कांपने लगा। क्योंकि उसे पता था कि अश्वत्थ अगर कह रहा है तो वो ऐसा कर भी सकता है। ये सोचते ही मैगी डरते हुए अश्वत्थ से बोली, अश्वत्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे दादाजी के दोस्त की पोती हूँ और तुम्हारी दोस्त भी। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ अचानक ही हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर मैगी, वेद, अगस्त और अभिषेक भी डर गए। क्योंकि अश्वत्थ इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। अचानक ही अश्वत्थ ने हंसना बंद कर दिया। फिर मैगी को देखकर और उसके हाथों को और भी ज्यादा जोर से मसलते हुए बोला, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जो अश्वत्थ सिंह राठौर तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा।
तुम्हारी औकात तो मेरे जूते साफ करने के भी नहीं है। इतना कहते ही उसने मैगी के हाथ से अपना पैर हाथ लिया। फिर उसने अहम को देखा जो अभी अभी ही रूम में आया था। उस वक्त अहम के हाथ में एक बॉक्स जैसा कुछ था, एल, जिसे देखकर अश्वत्थ ने उसे मैगी के ऊपर डालने का इशारा किया, एल। तो अहम ने डेविल स्माइल करते हुए आगे बढ़ा और फिर उसने उस बॉक्स को मैगी के सर के ऊपर करके खोल दिया। उसके ऐसा करते ही मैगी जोर से चीखी क्योंकि उस बॉक्स के अंदर कई सारे जोक थे जो इस वक्त मैगी के पर थे। मैगी को उन जोक से बहुत ही घिन आ रही थी, एल। उसका मन कर रहा था कि वो उल्टी कर दे, एल। वही अश्वत्थ उन जोक को देखकर अपनी सर्द आवाज में मैगी से बोला, अब तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा कि क्यों तुमने मेरी लिटिल गर्ल को परेशान किया और उसे मरने की कोशिश की। इतना करते ही अश्वत्थ अहम को देखकर आगे बोला, याद रहे इसकी चीख हर वक्त इस कमरे में गूंजनी चाहिए। इसकी हालत ऐसी कर दो कि इसे खुद के वजूद से भी नफरत हो, उसके बाद इसे पैक करके इसके बाप को पार्सल कर देना, एल। इतना कहकर अश्वत्थ वहां से चला गया, एल। अश्वत्थ को लिप्स रीडिंग आती थी, इसलिए उसे पता चल जाता था कि मैच के दौरान मैगी ने अनन्या को मारने की धमकी दी थी, एल। वही अश्वत्थ के जाते ही अहम ने मैगी को देखा जो अपने शरीर से उन जोक को हटाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं अश्वत्थ जैसे ही अंडरग्राउंड एरिया से बाहर निकला अचानक ही कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। अश्वत्थ जैसे ही अंडरग्राउंड एरिया से बाहर निकला अचानक उसे सामने कोई आकर खड़ा हो गया, एल। जिसे देखकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई, एल। उसने अपने एक हाथ को जेब में डालकर दादाजी को घूरते हुए पूछा, ओल्ड मिस्टर राठौर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं, एल। और हाँ, ये आपका घर नहीं है जहां आप घूम रहे हैं, ये मेरा यानी अश्वत्थ सिंह राठौर का इलाका है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जैसे यहां आए थे वैसे ही यहां से चले जाए, एल। इतना कहकर अश्वत्थ बिना किसी भाव से दादाजी को देखने लगा, एल। वही उसकी ऐसी बात सुनकर दादाजी को बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी अश्वत्थ का कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अश्वत्थ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सोचते ही दादाजी ने एक गहरी सांस लेकर अश्वत्थ से कहा, अश्वत्थ, तुम ये गलत कर रहे हो, मैगी के साथ ऐसा मत करो, वो मेरे दोस्त की पोती है, प्लीज उसे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे इस देश से हो बाहर भेज दूंगा। तुम बस उसे छोड़ दो, वरना मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा कि मेरे ही पोते ने उसकी पोती को मार दिया है, एल। इतना कहते ही दादाजी उम्मीद भरी नजरों से अश्वत्थ को देखने लगे, एल। पर अश्वत्थ उनके उम्मीद पर पानी फेरते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड मिस्टर राठौर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दोस्त की पोती मारे या जिए। मुझे सिर्फ मेरी लिटिल गर्ल से मतलब है, जो भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उसे मार दूंगा। इस वक्त अश्वत्थ की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, जिसे देखकर दादाजी भी एक पल के लिए डर गए, एल। पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहते थे, एल। इसलिए वो अपने डर को छुपाते हुए अश्वत्थ से बोली, अश्वत्थ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, अगर मैगी को कुछ भी हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो इसके आगे कुछ बोलते उससे पहले ही अश्वत्थ उन्हें रोकते हुए कठोर आवाज में बोला, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, अगर ऐसा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैं इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का राजा हूँ, यानी किंग, जिसे लोग असर के नाम से जानते हैं, जिसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि किंग ने कभी हारना नहीं सीखा है, एल। तो ओल्ड मिस्टर राठौर, प्लीज अपना ये बेकार सा ज्ञान अपने पास ही रखिए। इतना कहते ही अश्वत्थ बिना दादाजी की तरफ देखे घर के अंदर चला गया, एल। अश्वत्थ की एक और पहचान थी, असर की, जिसे लोग क्रूएल किंग भी कहते हैं, जो अंडरवर्ल्ड का किंग है, जिससे हर कोई डरता है, फिर वो कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। वहीं अश्वत्थ के जाते ही दादाजी के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई, एल। दादाजी परेशान होकर खुद से बोले, सब जानते हैं अश्वत्थ बचपन से ही अपनी चीजों को लेके कितना पॉजिटिव है, वो जिस चीज को चाहता है उसे अपने पास रखने के लिए या उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, एल। ये सब जानते हुए भी मैगी ने अनन्या को परेशान किया, अब शायद भगवान भी उसे न बचा पाए। इतना कहते ही दादाजी वहां से चले गए, एल। वही घर के अंदर पहुंचते ही अश्वत्थ सीधा अपने रूम में गया, एल। रूम में पहुंचते ही उसने बेड पर सो रही अनन्या को कुछ देर तक घूरा, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा, एल। अनन्या के पास पहुंचकर अश्वत्थ उससे बालों को सहलाने लगा, एल। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, इसलिए ये जान पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है, एल। अश्वत्थ एकटक अनन्या को घूरे जा रहा था, फिर उसने आगे बढ़कर अनन्या के गुलाबी और सॉफ्ट होठों को चूम लिया, एल। पहले तो अश्वत्थ उसे सिर्फ छोटी सी किस करना चाहता था, लेकिन जैसे जी उसने अनन्या को किस किया, वो उससे अलग नहीं हो पाया। अश्वत्थ उसे अब और किस करना चाहता था, इसलिए उसने अनन्या को खुद से चिपका लिया और उसे काफी पॉसिनेट तरीके से किस करने लगा, एल। वही अनन्या को नींद में ही एहसास हुआ कि कोई भरी चीज उसके ऊपर है, और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, जिस कारण वो कसम साने लगी, एल। ये देख अश्वत्थ उसे किस करना छोड़कर उसके छोटे से और सुंदर से चेहरे को देखने लगा, एल।
फिर कुछ देर बाद वो अपने अंगूठे से अनन्या के गालों को सहलाते हुए जुनूनी भरी आवाज में बोला, लिटिल गर्ल, सालों पहले की बात अलग थी, और अब की अलग। अब जो तुम्हारे पास है वो किंग है जो कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और जो भी हमारे बीच आएगा उसे मैं हमेशा के लिए यमराज के पास भेज दूंगा। इतना कहने के बाद वो अनन्या को गले लगाकर लेट गया। फिर कुछ सोचकर सीलिंग को घूरते हुए वो अचानक ही बोला, लिटिल गर्ल, जब तक तुम मेरे पास हो मैं कभी अपनी हद पार नहीं करूंगा, मगर जिस दिन तुम मुझसे दूर हुई या तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। ये सब करते समय अश्वत्थ का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। इतना कहने के बाद अश्वत्थ ने अपने गुस्से को दबाकर अपना चेहरा अनन्या की तरफ किया, फिर उसके माथे पर किस करके उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वही दूसरी तरफ अश्वत्थ ने जो जोक डाला था, उन्होंने मैगी को हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। मैगी इस वक्त जिंदा लाश की तरह जमीन पर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसके शरीर का ज्यादातर खून उन जोक ने चूस लिया था। उसकी हालत अब अगस्त से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो अहम से बोला, ओ ए जानेमन, चलो इसे इन जोकों से आजाद करके इसे इसके बाप के पास छोड़ आते हैं। इतना कहकर वो अभिषेक को देखकर आगे बोला, और तुम बेबी, चलो और अब अपनी काबिलियत दिखाओ। उसकी अजीब सी बात सुनकर अभिषेक कंफ्यूज होकर बोला, क्या कौन सी काबिलियत? वो अभी इतना हो बोला था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया, जिसे सोचते ही वो अगस्त की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए मुंह बनाकर बोला, छी, तुम कितने घटिया हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, समझे। उसकी बात सुनकर अगस्त पहले तो कंफ्यूज हो गया, मगर उसे कैसे ही समझ आया कि अभिषेक उसके बारे में क्या सोच रहा है। तो वो उसके सर पर मारते हुए चिढ़कर बोला, कमीने, तेरी सोच कितनी घटिया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे किस काबिलियत की बात कर रहा हूँ? आए बेवकूफ, मेरा मतलब है अपनी वकीलगिरी दिखाओ और मैगी की फैमिली को दबाओ ताकि वो कोर्ट तक न जा सके। उसकी पूरी बात सुनकर आखिरकार अभिषेक को समझ आ ही गया कि अगस्त के कहने का मतलब क्या है। कुछ देर बाद मैगी को अश्वत्थ के बॉडीगार्ड ने एक डिब्बे में पैक करके उसके घर पहुंचा दिया। उस बड़े से डिब्बे को देखकर मैगी के डैड हैरान थे। मैगी के डैड एक बिजनेसमैन है और वो खन्ना कंपनी के मालिक थे। मैगी के डैड यामी मिस्टर अभिजीत जी ये सोचकर हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसने उन्हें इतना बड़ा गिफ्ट भेजा होगा। तभी मैगी के दादाजी, जो इतनी देर से अपने बेटे को देख रहे थे, वो चिढ़ते हुए उनसे बोले, अभिजीत, कब तक उसे देखते रहोगे? अरे उसे खोलकर देखते क्यों नहीं हो कि उसमें है क्या? इतना कहकर मैगी के दादाजी भी क्यूरियस होकर उस डिब्बे को देखने लगे। तो अभिजीत जी ने नौकर को बुलाकर उसे इस बड़े से डिब्बे को खोलने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर नौकर ने एक बड़े से चाकू की मदद से उस डिब्बे को काटकर खोल दिया। मगर जैसे ही उसकी नजर डिब्बे के अंदर गई, वो डर के मारे पीछे होके चिल्लाते, आह मालिक। इतना कहते ही उसका शरीर डर से कांपने लगा। जिसे देखकर अभिजीत जी हैरान हो गए। फिर उन्होंने तुरंत उस डिब्बे के अंदर झांक कर देखा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, जिसे नौकर देखते ही डर गया। जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे के अंदर देखा तो उनके कदम लड़खड़ाने लगे। वो अपने पिताजी को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोले, डैड, वो में मैगी। उन्होंने इतना जो कहा था कि मैगी के दादाजी ने भी तुरंत डिब्बे के अंदर देखा जहां मैगी बेजान सी पड़ी थी। उसके शरीर पर अजीब से निशान थे जिसे दादाजी देख नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर मैगी को एडमिट किया गया था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया। वहीं वार्ड के बाहर खड़े होकर अभिजीत जी अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए बोले, क्या तुम लोग अभी तक पोता नहीं कर पाए हो कि मेरी बेटी को ऐसी हालत किसने की है, बोलो। अभिजीत जी इस वक्त बेहद गुस्से में थे, क्योंकि वो मैगी से बहुत प्यार करते हैं और आज अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से टूट चुके थे। पर जिसने भी मैगी की ये हालत की थी वो उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने लोगों को उस इंसान का पता करने को कह दिया था। वही अभिजीत जी की बात सुनकर उनका बॉडीगार्ड डरते हुए बोला, सर, वो ये सब असर मतलब अश्वत्थ सिंह राठौर ने किया है। उसकी बात सुनकर अभिजीत के कदम लड़खड़ा गए। उनका फोन भी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी आईसीयू का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जिसे देखकर अभिजीत जी ने उनसे घबराते हुए कहा, डॉक्टर, क्या हुआ है? प्लीज बताएं, क्या मेरी बेटी ठीक है? इतना कहते ही अभिजीत जी घबराते हुए डॉक्टर को देखने लगे। वही डॉक्टर अभिजीत जी से परेशान होकर बोले, देखिए मिस्टर खन्ना, आपकी बेटी के अंदर अभी न के बराबर खून है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो, इसलिए हमें खून की जरूरत है। पर प्रॉब्लम यह है कि ओ नेगेटिव ब्लड हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, तो क्या आप ब्लड अरेंज कर सकते हैं? डॉक्टर की बात सुनकर अभिजीत जी के आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए दांत पीसकर बोले, अश्वत्थ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी।
वही अश्वत्थ अभी अनन्या को गले लगा कर लेता ही था, तभी उसके पास वेद का कॉल आया। एल अश्वत्थ ने जैसे ही कॉल रिसीव करके कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से वेद ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर अश्वत्थ के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। एल फिर उसने वेद से बेहद सर्द आवाज में कहा, करने दो उन्हें जो करना है, ऐसा करके वो सिर्फ खुद की बर्बादी की तरफ जाएंगे। बकॉज आई एम ए क्रूल किंग, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगली सुबह अश्वत्थ सुबह के 4 बजे उठकर ही एक्सरसाइज करने के लिए अपने पर्सनल जिम में चला गया। एल लगभग 1 घंटे बाद अश्वत्थ अपनी एक्सरसाइज करने के बाद वापस रूम में आ गया। एल रूम में आते ही उसकी नजर बेड पर गई, जहां अनन्या मजे से सो रही थी। एल कुछ देर अनन्या को देखने के बाद अश्वत्थ वॉशरूम में चला गया। एल फिर लगभग आधे घंटे बाद अश्वत्थ नहाकर वॉशरूम से निकला। अश्वत्थ ने इस वक्त केवल एक टॉवल को अपनी कमर पर बांधा हुआ था और दूसरे टॉवल से वो अपने बालों को सुखा रहा था। एल अश्वत्थ ने ऊपर कुछ नहीं पहना था, इसलिए उसकी सेक्सी बॉडी साफ नजर आ रही थी। एल अश्वत्थ की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी, अगर उसे इस वक्त कोई लड़की देख लेती तो पक्का वो अश्वत्थ पर मार मिटती। एल वहीं अनन्या जो मजे से सो रही थी, जैसे ही उसने दूसरी तरफ करवट बदली तो उसकी आंखें हल्की सी खुल गई, मगर वो फिर से सो गई। एल पर फिर अचानक ही उसकी आंखें खुल गई। एल और उसने सामने अश्वत्थ को देखा जो सिर्फ टॉवल में घूम रहा था। एल उसे ऐसे देखकर अनन्या की आंखें चमकने लगी। एल वो जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाते हुए मन में बोली, ये मॉन्स्टर तो हॉट एंड सेक्सी भी है, मुझे इन्हें सबसे छुपा कर ही रखना होगा, वरना अगर किसी लड़की की नजर इन चली गई तो फिर मॉन्स्टर के साथ साथ मेरा चलता फिरता एटीएम भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एल ये सोचते ही उसके सामने मैगी का चेहरा आने लगा। एल जिस कारण अनन्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। एल उसने अपनी मुट्ठी को कसते हुए मन में आगे कहा, नहीं नहीं, मेरे मॉन्स्टर सिर्फ मेरे हैं, भले ही वो मुझ पर गुस्सा करते हैं पर वो मेरा ध्यान भी रखते हैं। एल ये सोचते ही अनन्या ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली, तभी किसी ने अचानक ही उसके चादर को खींच लिया और अपनी सर्द आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जाग रही हो? अगर ऐसा गई तो जल्दी उठा और तैयार हो, तुम्हें आज कॉलेज भी जाना है। एल इतना कहकर अश्वत्थ अपने हाथ बांधकर घूर के अनन्या को देखने लगा, पर अनन्या तो जैसे उठने का नाम भी नहीं ले रही थी। एल अनन्या अश्वत्थ के मुंह से कॉलेज का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो सोने जा नाटक करने लगी। एल अनन्या सोने का नाटक करते हुए मन में बोली, मुझे पता है मॉन्स्टर, आप मुझे कॉलेज भेजकर आराम से ऑफिस में लड़कियों के बीच मजे करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एल वही अश्वत्थ अभी भी अनन्या को घूर रहा था, उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अनन्या सोने का नाटक कर रही है। एल इसलिए वो उसे वार्निंग देते हुए सख्त लहजे में बोला, लिटिल गर्ल उठ जाओ, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एल इतना कहकर उसने देखा अनन्या अभी भी नहीं उठ रही है, तो उसने अनन्या को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में जाकर उसे बार टब में फेंक दिया। एल बार टब में गिरते ही अनन्या की सारी नींद छू मंतर हो गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आह मॉन्स्टर, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता है। एल इतना कहकर वो पानी में झटपट आने लगी। एल उसकी ये हरकत देखकर अश्वत्थ बिना किसी भाव से बोला, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर आ जाना वरना मैं खुद आकर तुम्हें नहलाऊंगा। एल इतना कहते ही वो बाहर चला गया। एल वही अनन्या उसकी धमकी से डर गई। एल वो बार टब को किनारे से पकड़कर मुंह बनाते हुए बोली, आह मॉन्स्टर, आप कितने डरावने हैं, आपके लिए तो केवल मैं ही सूट करती हूँ। इतना कहकर वो कल रात के बारे में सोचकर शर्माने लगी। एल वही अश्वत्थ तैयार होकर नीचे आ गया। एल उसने एक डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। एल पर उसके आसपास का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था, जिसे महसूस कर आर्यन, जो अभी अभी ही नीचे आया था। एल वो अपने दांत दिखाकर अश्वत्थ से बोला, भाई आपके आसपास मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल में आ गया हूँ और एक हिरण मेरे सामने आ गया हो। एल उसकी बकवास सुनकर अश्वत्थ डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, शट अप। अपने भाई की डांट सुनकर आर्यन का मुंह बन गया। एल फिर वो भी जाकर अश्वत्थ के बगल वाली चेयर पर जाके बैठ गया। एल तभी वेद, अहम, अगस्त, अंश और अभिषेक भी आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। एल इन सभी का अपना अपना घर है, पर फिर भी ये सब अश्वत्थ के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एल आर्यन ने जैसे ही अगस्त को देखा, वो मुंह बनाते हुए बोला, ओ एक जुलाई अगस्त सितंबर, तुम्हारे पास अपना घर है, उसके बावजूद तुम यह मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा भाई कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं? इतना कहकर वो अपना जूस पीने लगा। एल तो वही अगस्त जो ब्रेड उठाने वाला था, वो आर्यन की बात सुनकर नाराज नहीं हुआ, बल्कि हंसते हुए बोला, ओह छोटे बंदर, वैसे मैंने सुना कि तुमने मिस अर्शी के साथ क्या किया है कल। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करके आर्यन को देखने लगा। एल
तो आर्यन ने डरते हुए अश्वत्थ को देखा, फिर फीकी मुस्कान के साथ अगस्त से बोला, अरे बड़े भैया, आप तो मेरे भाई हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो आप जब चाहे यहाँ मुंह उठाकर बेशर्मों की तरह आ सकते हैं। एल अगस्त की तारीफ के बाद उसकी बेइज्जती करने के बाद आर्यन अपना जूस फिर से पीने लगा, पर वो अभी भी घूर के अगस्त को देख रहा था, जैसे उसे खा ही जाएगा। एल तभी अनन्या भी नीचे आ गई। एल उसने इस वक्त एक बेबी पिंक कलर की मिडी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी। एल उसे देखकर आर्यन खुशी से बोला, ओह लिटिल बेब मॉम, आप तो कमाल की हो, मतलब कमाल लग रही हो, जैसे बेबी डॉल। एल उसकी तारीफ सुनकर अनन्या खुश हो गई। उसने भी आर्यन के गालों को खींचते हुए कहा, बेबी देवर, आप भी प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल क्यूट। इतना कहकर वो आर्यन और अश्वत्थ के बीच में बैठ गई, क्योंकि आर्यन अनन्या को देखते ही अश्वत्थ की बगल वाली चेयर से उठाकर दूरी पर बैठ गया था। एल वही अपनी बेब मॉम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आर्यन अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए शर्मा कर बोला, लिटिल बेब मॉम, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो कि मैं शर्मा कर यही मर जाऊं। आह भाई, कुछ करो, मुझे बहुत शर्मा रही है। एल उसकी की नौटंकी देखकर सबने अपना सर न में हिला दिया। एल तो अश्वत्थ उसे घूरते हुए बोला, आर्यन, तुम आज से ऑफिस का काम संभालोगे और लिटिल गर्ल कॉलेज जाएगी। एल उसकी बात सुनते ही आर्यन की सारी शर्म एक पल में ही चली गई। एल वो रोनी सूरत बनाकर बोला, भाई मैं बच्चा हूं, मैं ऑफिस को नहीं संभाल पाऊंगा। एल उसके इतना कहते ही अनन्या भी रोनी सूरत बनाकर बोली, और मुझे भी कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और बच्ची भी। वहीं उन दोनों को ही इग्नोर करके अश्वत्थ अपनी चेयर से उठाकर बाहर जाते हुए सर्द आवाज में बोला, 1 मिनट के अंदर बाहर आओ। उसके जाते ही अगस्त, वेद भी चले गए। एल तो अहम आर्यन का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओह माय गॉड, तो अब आर्यन जी ऑफिस संभालेंगे। इतना कहकर वो हंसने लगा। एल तभी एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा, जिस कारण अहम का फेस थोड़ा टेढ़ा हो गया। एल और उसके मुंह से भी हल्की सी चीख निकल गई। आह जिसे देखकर अंश, अभिषेक और आर्यन अपना मुंह फाड़े अनन्या को देखने लगे, जिसने अहम को मारा था। एल फिर आर्यन एकदम से चिल्लाकर बोला, बेब आप तो कमाल की हो, एल और मारो इसे। इतना कर मजे से बैठ गया जैसे यहाँ कोई मूवी चलने वाली हो। तभी अनन्या अहम को चाकू दिखाते हुए गुस्से से बोली, खबरदार अगर मेरे बेबी देवर को कुछ बोला तो, अरे तुम लोग क्या जानो हम मासूमों का दर्द। इतना कहकर वो घूर के और चाकू दिखाते हुए अंश, अहम और अभिषेक से आगे बोली, तुम तीनों मेरी बात कान खोल कर सुनो, आज से तुम तीनों मेरे चेले और मैं बॉस हूँ। इसलिए मेरे लिए तुम सब मॉन्स्टर पर नजर रखो, और कोई भी लड़की उनके करीब नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो मैं तुम सब के साथ वो करूंगी कि तुम सब जिंदगी भर याद रखोगे। एल उसकी धमकी सुनकर तीनों लड़के सदमे में चले गए, फिर डर के मारे अपना सर हिलाते हुए बोले, ओके। बेचारों के तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर फिर भी किसी तरह उन्होंने जवाब दिया और वहां से भागने लगे। एल अभी वो तीनों कुछ दूर ही चले होने की अनन्या उन्हें रोकते हुए बोली, सुनो, ये जो हुआ किसी को बताना मत, वरना मरने के लिए तैयार रहना। एल इतना कहकर अनन्या आर्यन के साथ वहां से चली गई। एल बाहर पहुंचकर अनन्या फिर पहले जैसे हो गई। एल वो उछलते हुए जाकर कार में अश्वत्थ के पास बैठते हुए मुंह बनाकर बोली, मॉन्स्टर, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, प्लीज। इतना कहकर वो किसी बिगड़ेल बच्चे की तरह अश्वत्थ से चिपक गई, पर अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। एल उसने बस अनन्या के बालों को सहलाया और उसे किस कर लिया। एल तभी आर्यन भी आकर कार में बैठ गया, तो ड्राइवर ने कार को स्टार्ट कर दिया। एल वहीं अंश भी दादाजी को खाना देने के बाद कार में आकर बैठ गया, क्योंकि दादाजी अश्वत्थ के घर से अटैच एक छोटे मगर क्यूट से घर में रुके थे, जहां कभी कभी आर्यन रहता था। वहीं कार में बैठते ही अंश, अहम और अभिषेक की हालत खराब हो गई। उन्हें ऐसे देखकर अगस्त ने पूछा, क्या हुआ तुम तीनों को। एल उसका सवाल सुनकर उन तीनों ने अपना सर न में हिला दिया, तो अगस्त अपने फोन में जुट गया। एल वही कुछ हो देर में अनन्या का न्यू कॉलेज आ गया। वो अपना बैग लेके जैसे ही उतरने लगी, एल अश्वत्थ उसके माथे पर किस करके बिना किसी भाव से बोला, कोई शैतानी मत करना, कुछ भी हो तो प्रिंसिपल को बताना, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, ओके। उसकी बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, पर उसने हाँ नहीं कहा। फिर वो आर्यन को बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली गई। एल अनन्या के जाते ही अश्वत्थ के कई सारे गार्ड्स सिविल ड्रेस में कॉलेज के अंदर उसकी सेफ्टी के लिए चले गए। ये देख अश्वत्थ भी वहां से चला गया। वहीं अनन्या ने जैसे ही कॉलेज के अंदर कदम रखा, वो एविल स्माइल करके खुद से बोली, द एविल अनन्या इज बैक। वहीं अर्शी भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। एल पर आर्यन के जाने के बाद से ही उसे बार बार आर्यन अपने सामने नजर आने लगा था, जिस कारण वो रात भर ठीक से सो नहीं पाए, और उसके आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। अर्शी ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर कार के विंडो से लगाकर आगे बैठे अपने पीए से सख्त आवाज में पूछा, आज का शेड्यूल क्या है। उसकी सख्त आवाज सुनकर उसका पीए, जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, वो डर गया। एल फिर उसने खुद को संभालते हुए बताना शुरू किया, बॉस, आज आपकी मीटिंग राठौर इंटरनेशनल कंपनी के साथ है,
किसी कारण से मिस्टर राठौर इस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो उनकी जगह पर उसके छोटे भाई मिस्टर आर्यन इस मीटिंग को संभालेंगे। इतना कहकर पीए चुप हो गया। वही अर्शी ने जैसे ही आर्यन का नाम सुना, वो अचानक ही बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। फिर अपने एक हाथ को अपने ठुड्डी पर रख के एविल स्माइल करके बोली, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अश्वत्थ ने अनन्या का एडमिशन जिस कॉलेज में कराया था, वो कॉलेज इंडिया का नंबर कॉलेज था और उसका ऑनर खुद अश्वत्थ ही था। अनन्या जैसे ही कॉलेज के अंदर पहुंची, वो हैरान हो गई, क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा और सुंदर था। कॉलेज के आसपास कई सारे फूल लगे थे जो कॉलेज को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। अनन्या कॉलेज को अपनी चमकती आंखों से देखते हुए खुद से बोली, ये कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे सपनों के महल जैसे, पर काश ये मेरा घर होता तो कितना अच्छा होता। इतना कहकर अनन्या क्लास जाने के बजाय पूरे कॉलेज में घूमने लगी। कॉलेज में इस वक्त कई सारे बच्चे यहाँ वहां घूम रहे थे, पर जैसे ही उन बच्चों की नजर अनन्या पर पड़ी, सभी उसे अपना मुंह खोले देखने लगे, क्योंकि अनन्या थी ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल किसी परी की तरह। कि कोई भी उसे देखे तो देखता ही रहे। अनन्या जो मस्त होकर घूम रही थी, अचानक ही किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। ये देख अनन्या अपनी आंखें छोटी करके सामने देखने लगी। क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बेवजह ही उसका रास्ता रोके। अनन्या ने अपने कमर पर हाथ रख के अपने सामने खड़े शख्स को घूरते हुए पूछा, ओह भैया हटो रास्ते से, ये क्या ट्रैफिक जाम लगा रखा है। उसके मुंह से भैया सुनकर आसपास खड़े लोग चौंक गए, क्योंकि अनन्या जिसे भैया कह रही थी वो कॉलेज का सबसे हैंडसम लगा विक्की था। जिसके लुक्स पर सभी लड़कियां मरती थी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। विक्की एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसकी हाइट 5.7 फीट, काली आंखें, कंधे तक बाल, दिखने में बेहद सुंदर, पर विक्की का फेवरेट काम है जूनियर की रैगिंग करना। और आज वो अनन्या की रैगिंग करने के बारे में सोच रहा था, पर बेचारे को ये नहीं पता था कि वो खुद के हो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वही अनन्या बड़े ही एटीट्यूड से खड़ी विक्की को घूर रही थी। तभी विक्की उसके मुंह से भैया सुनकर गुस्से से बोला, ओह लड़की, लगता है तुम नई हो और तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, इसलिए तो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसकी बात सुनकर अनन्या अजीब सा मुंह बनाकर बोली, क्यों, क्या तुम कहीं के राष्ट्रपति को जो मैं तुम्हारे बारे में जानूं? शक्ल तो कद्दू जैसी है, आए बड़े अकड़ की बात करने वाले। इतना कहकर वो विक्की की शक्ल को घूरते हुए अपने हाथ बांधकर बड़े ही स्टाइल से आगे बोली, सुनो लड़के, तुम्हारी जो ये अकड़ है ना, वो तो बस 2 दिन की कहानी है। पर इतना कहते ही वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। इस वक्त अनन्या की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग थोड़ा सहम गए, यहाँ तक कि विक्की भी। विक्की अनन्या को घूर ही रहा था कि तभी अनन्या उसके सामने चुटकी बजाते हुए एटीट्यूड से आगे सर्द आवाज में बोली, पर मेरी अकड़ और एटीट्यूड दोनों ही खानदानी है, इसलिए जानेमन मुझसे बचकर रहना। क्योंकि मैं दिखने में तो गुलाब की काली हूं, पर हूं चीज बड़ी खतरनाक। इतना कहने के बाद उसने विक्की को किनारे धक्का दिया और फिर बिना किसी की तरफ देखे वहां से जाने लगी। वो जाते हुए गाना भी गा रही थी, मैं चीज बड़ी हूँ सख्त सख्त, मैं जिच बड़ी हूँ मस्त मस्त। वहीं पहली बार किसी ने विक्की की बेइज्जती की थी, इसलिए विक्की इस वक्त बेहद गुस्से में था। अनन्या की बात सीधा उसके ईगो पर लगी थी और अब विक्की कैसे भी करके अनन्या को सबक सिखाना चाहता था। उसने जैसे ही अपना सर उठाकर सामने देखा, तो आसपास खड़े स्टूडेंट को अपने ऊपर हंसते देखकर वो दांत पीसते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चला गया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचते ही अश्वत्थ अपने काम में बिजी हो गया। लगभग 3 घंटे तक काम करने के बाद अश्वत्थ ने अपनी फाइल को टेबल पर रखते हुए किसी को कॉल किया। इस वक्त अश्वत्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें जरूर किसी को देखने के लिए तड़प रही थी। 2 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से फोन रिसीव हो जाता है, तो अश्वत्थ अपनी सर्द आवाज में फोन के दूसरी तरफ वाले इंसान से बोला, क्या वो ठीक है? और अगर नहीं हुई तो तुम लोग भी ठीक नहीं बचोगे। याद रखना उसके आसपास कोई भी लड़का नहीं भटकना चाहिए। अश्वत्थ की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से उसका एक बॉडीगार्ड डरते हुए बोला, ये किंग लिटिल मैडम बिल्कुल ठीक है, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। उसके इतना बोलते ही अश्वत्थ एविल स्माइल करके उसे धमकी देते हुए बोला, हम और नहीं रहा तो इसका अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और फिर बिना किसी भाव से एकटक सामने की दीवार को घूरने लगा। कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद वो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, लिटिल गर्ल, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है मुझ पर, जो मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें हर वक्त अपने करीब रखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, जो भी हो, पर अब तुम्हें मुझे ऐसे ही जी जिंदगी भर झेलना होगा। इतना कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें भी, जिसमें अभी तक कोई भाव नहीं था, उसमें एक अनजानी सी चमक आ गई। वही आर्यन अपने न्यू कैबिन में सबको नचा रहा था, क्योंकि वो कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता था, पर अश्वत्थ के कहने पर वेद उसे एक मीटिंग के लिए भेज रहा था।
इस मीटिंग से बचने के लिए आर्यन अपने पूरे कैबिन में भाग रहा था और बाकी सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। एल पर आर्यन इतना चालाक था कि किसी के हाथ ही नहीं लग रहा था। एल आर्यन अपने डेस्क पर खड़े होकर अगस्त से बोला, ओ एक कामचोर, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जाओ यहां से। एल उसकी बात सुनकर अगस्त, वेद और अंश एक दूसरे को देखने लगे। एल फिर वेद आर्यन को समझाते हुए बोला, आर्यन बच्चों जैसी हरकत मत करो, अंश के साथ जाओ, मीटिंग का वक्त हो रहा है। एल इतना कहकर वेद ने अंश से धीरे से कहा, मैं उसका ध्यान भटकाता हूं, तुम इसे पकड़ो। एल उसकी बात सुनकर अंश ने अपनी पलकें झपका दी। वहीं आर्यन भले ही बेवकूफ दिखता है, पर वो बेवकूफ नहीं था कि लोगों के इरादे न समझ पाए। एल आर्यन समझ चुका था कि अंश क्या करने वाला है, इसलिए वो बचने के लिए डेस्क से कूद गया। फिर वो एकदम से कैबिन के बाहर भाग गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एल पर जब समझ आया तब तक आर्यन भाग चुका था। एल वेद एकदम से चिल्लाया, पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो कहीं छुप जाए। एल वेद ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आर्यन लोगों से बचने के लिए हमेशा छिप जाता है और फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एल वही आर्यन भागते हुए एप्लॉज के बीच आ गया। एल वो भागते हुए ही चिल्ला रहा था, आह अगस्त, मई, अंशी और वेद, आयुर्वेद, तुम सब जितना ध्यान मुझ पर देते हो, अगर उसका कुछ % ही लड़कियों पर देते ना, तो आज तुम सबके 3 से 4 बच्चे होते। इतना कहकर वो एक एम्प्लॉय के डेस्क के नीचे छुप गया। एल पर बेचारे को अंश ने देख लिया था। अंश ने जाकर आर्यन को डेस्क से निकाला और फिर उसे अपने कंधे पर लाद के बाहर ले जाने लगा। एल ये देख वेद अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में मुझे कभी अपने बच्चों के पीछे भी ऐसे भागना पड़ेगा जितना कि मैं इसके पीछे भागता हूँ। उसकी बात से अगस्त भी पूरी तरह से सहमत था। वही वेद अश्वत्थ के कैबिन में पहुंचकर उसे रिपोर्ट करते हुए बोला, बॉस, लिटिल बॉस को ठिकाने लगा दिया गया है। एल उसकी बात सुनकर अश्वत्थ, जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर था, वो वेद को घूरने लगा। ये देख वेद खुद की बात को सुधारते हुए जल्दी से डरते हुए बोला, बॉस, मतलब कि आर्यन बॉस मीटिंग के लिए जा चुके हैं। ये सुन अश्वत्थ ने उसे जाने का इशारा किया, पर वेद फिर भी नहीं गया। एल तो अश्वत्थ उसे अपनी डरावनी नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ है। उसके सवाल को समझते हुए वेद हकलाते हुए बोला, बॉस, वो मिस्टर अभिजीत शर्मा आपके खिलाफ कुछ करने वाले हैं। एल और मिस मैगी की कंडीशन भी बहुत खराब है। एल उसके इतना कहते ही कैबिन का तापमान गिरने लगा। एल अचानक ही वेद को ठंड लगने लगी। एल तो वो खुद से ही बोला, ये ठंड क्यों? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर अश्वत्थ पर गई, जो बेहद गुस्से से उसे ही देख रहा था। ये देख वेद के कदम डर के मारे लड़खड़ा गए। एल वो अपने थूक को गटकते हुए पूछे की तरफ जाने लगा। एल तभी अश्वत्थ अपनी कठोर आवाज में वेद से बोला, भूलो मत कि मैं कौन हूँ, और रही बात उन चूहों की, तो याद रखना, चूहे केवल चिल्ला सकते हैं, पर उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो शेर के खिलाफ कुछ कर सके। यहाँ तो फिर भी उनके सामने किंग है, वो भी ब्लैक किंग। इतना कहते ही अश्वत्थ अपने कोट को लेके बाहर चला गया। एल वो जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकला, उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया ताकि कोई भी उनके बॉस के पास न जा सके। एल तभी वेद भागते हुए आया और उसने कार के बैकसीट का डोर ओपन किया, तो अश्वत्थ बिना किसी भाव से अंदर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ करने लगा। एल वेद ने बैकसीट का डोर बंद किया और खुद भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। एल उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अभी कार मुश्किल से 50 मीटर ही चली थी कि अचानक ही उसके सामने मिस्टर अभिजीत जी आ गए। एल ये देख ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी। वहीं पीछे बैठे अश्वत्थ ने कार के रुकते ही गुस्से से ड्राइवर को देखा, तो ड्राइवर डरते हुए जल्दी से बोला, बॉस, कोई सामने है। इतना कहकर वो सामने की तरफ इशारा करने लगा। एल तो अश्वत्थ ने भी सामने देखा, तो अचानक ही उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। एल वो ड्राइवर से बोला, अगर वो नहीं हटते हैं तो उड़ा दो उन्हें। एल इतना कहकर वो ड्राइवर को घूरने लगा। एल तो ड्राइवर ने डरते हुए की कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। एल ये देख अभिजीत जी, जो अश्वत्थ से मिलने आए थे, वो डरते हुए मन में बोले, नहीं, अश्वत्थ कभी भी मुझ पर कर नहीं चढ़ाएगा, उसे रुककर मुझसे बात करना ही होगा। एल वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कार उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये देख उसकी आंखें शौक से फैल गई। एल तभी उनके बॉडीगार्ड ने जल्दी से रिएक्ट किया और उन्हें खींचकर दूसरी तरफ धकेल दिया। अगर मिस्टर अभिजीत जी के बॉडीगार्ड ने थोड़ी सी भी देर की होती तो आज अभिजीत जी सही सलामत न होते। एल वही अभिजीत जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि अश्वत्थ इतना पत्थर दिल है कि वो उन्हें भी मारने वाला था। ये सोचते ही उन्हें गुस्सा आने लगा। एल वही अनन्या अपने 2 क्लास को अटेंड कर चुकी थी, पर अब उसका मन बाहर घूमने का कर रहा था। एल इसलिए वो सबसे छुपाते छुपाते कॉलेज के पीछे की बाउंड्री को पार करके भाग गई। एल सबसे बड़ी बात की इस बारे में अश्वत्थ के बॉडीगार्ड को पता ही नहीं चला, क्योंकि जिस एरिया से अनन्या भागी थी, वहां केवल गर्ल्स ही अलाउड थी। एल अनन्या कॉलेज से भाग चुकी थी। एल और इस बारे में अश्वत्थ के बॉडीगार्ड्स को पता भी नहीं चला था। एल
वही अनन्या चलते हुए सड़क पर आ चुकी थी। वो आसपास के एरिया को और लोगों को देखते हुए हैरान होकर बोली, दुनिया में इतने रंगीन जानवर है और मुझे पता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सभी चीजों को अच्छे से देखूंगी। इतना कहकर वो खुश होते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी एक हैंडसम सा लड़का अनन्या के बगल से गुजरा। उस लड़के ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और ऊपर से उसने ओवरकोट डाला हुआ था जो उसके घुटने तक था। वही अनन्या की नजर जैसे ही उस लड़के पर गई तो वो लार टपकाने लगी। अनन्या को हैंडसम लड़के बचपन से ही पसंद थे। या बोले तो वो उसकी कमजोरी थे। अनन्या उस लड़के को देखते हुए ही जानबूझकर उससे टकरा गई और उसके लड़के के ऊपर गिर गई। वही उस लड़के का पूरा ध्यान सिर्फ अपने फोन पर था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसके बगल में भी है। जैसे ही अनन्या उस लड़के के ऊपर गिरी, वो लड़का संभाल नहीं पाया और 2 कदम पीछे हो गया। पर उसने कसके अनन्या को पकड़ लिया था ताकि वो गिरे नहीं। फिर उस लड़के ने अनन्या को ठीक से खड़े करके पूछा, हे गर्ल, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? उस लड़के की आवाज सुनकर अनन्या होश में आई। फिर वो थोड़ा शर्माते हुए पलट करके बोली, अगर आप जैसा हैंडसम लड़का मुझे पकड़ लेगा तो मुझे कैसे चोट लगेगी? उसकी फ्लिटी बातों को सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पर बेचारे ने ये नहीं देखा था कि अनन्या ने चुपके से उसके पॉकेट से पैसे निकाल लिया था। पैसे निकालने के बाद अनन्या उस लड़के से मुस्कुराते हुए बोली, ही तो अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो तुरंत वहां से भाग गई। वही उसे भागते हुए देखकर वो लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, इंटरेस्टिंग गर्ल। इतना कहकर वो वही पास में खड़ी अपनी कार में बैठ गया। वो लड़का जिस कार में बैठा था वो कार करोड़ों की थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लड़का अमीर है। वही अनन्या भागते हुए एक दुकान के पास खड़ी हो गई। फिर उसने अपने आसपास देखा, जहां इस वक्त कोई नहीं था। ये देखकर अनन्या अपने हाथ में पकड़े पैसे को अपनी चमकती आंखों से देखते हुए बोली, हाय हाय पैसा, मैं पैसा पैसा करती हूँ, मैं इतना क्यों पैसे पर मरती हूँ। चलो अब कुछ अच्छा खा लेती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। अभी वो मुश्किल से 4 कदम ही चली थी कि तभी एक औरत अनन्या को जबरदस्ती अपना बच्चा पकड़ाते हुए हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, वरना वो लोग इसे मार देंगे, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वो औरत बहुत ही ज्यादा जख्मी थी, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसके माथे से खून भी बह रहा था। उसकी हालत देखकर अनन्या शॉक हो गई। उसने परेशान होकर उस औरत से पूछा, आपको क्या हुआ है आंटी, कौन आपको मरना चाहता है? अनन्या की बात का उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं जो लोग उसके पीछे है वो आ तो नहीं रहे। जब उस औरत को तसल्ली हो गई कि कोई भी उसके पीछे नहीं आ रहा है तो वो अनन्या के सामने हाथ जोड़कर फिर से बोली, इस बच्चे का ध्यान रखना, अगर मैं जिंदा रही तो मैं इसे लेने जरूर आऊंगी। इतना कहते ही वो औरत वहां से भाग गई। अनन्या तो बस अपनी आंखें फाड़े उस औरत को देखते रह गई। फिर जब उसे होश आया तो उसने अपना चेहरा नीचे करके अपने गोद में सो रहे बच्चे को देखा तो वो बच्चा उसे जाना पहचाना लगा। अनन्या उस बच्चे को देखकर याद करने लगी कि आखिर ये बच्चा उसे किसकी तरह लग रहा। तभी अचानक ही वो बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बेबी मॉन्स्टर का कैसे हो सकता है? पर इतना कहकर वो अपनी घबराई नजरों से उस बच्चे को देखने लगी। वही उस बच्चे की उम्र लगभग 2 से 2.5 साल लग रही थी। वो बच्चा दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट था, लेकिन उसकी शक्ल अनन्या को अश्वत्थ जैसी लग रही थी। इसलिए वो रोते हुए बोली, मॉन्स्टर का कोई बेबी भी है? आने दो उन्हें, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। इतना कहने के बाद वो वहीं पर बैठ गई और घूर के उस बच्चे को देखने लगी। तभी वहां पर कई सारे लोग भागते हुए आए और लोगों से कुछ पूछने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी को ढूंढ रहे हो। ये देख अनन्या घबराते हुए मन में बोली, कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिनके बारे में वो औरत बता रही थी। इतना सोचते ही वो वहां से भागने लगी। वही उसे भागते हुए उन लोगों ने देख लिया था, इसलिए वो सब लोग भी अनन्या के पीछे भागने लगे। वहीं दूसरी तरफ अंश आर्यन को अपने कंधे पर टांग कर जबरदस्ती अर्शी के ऑफिस लेके आया, क्योंकि पहले मीटिंग एक होटल में होने वाली थी पर फिर कैंसिल करके मीटिंग को अर्शी के ऑफिस में रख दी गई। मीटिंग रूम में पहुंचते ही अंश ने आर्यन को उसकी सीट पर बैठाया और खुद आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। वही मीटिंग रूम में मौजूद लोग ये सब देखकर शॉक हो गए, क्योंकि उन लोगों ने पेरेंट्स को तो बच्चों को जबरदस्ती स्कूल ले जाते हुए देखा था, पर यह पहली बार था जब उन लोगों ने किसी पीए को अपने कंधे पर अपने ही बॉस को टांग के लाते हुए देखा है। अर्शी जो हेड की चेयर पर बैठी थी, वो अपने शोक से बाहर आते हुए आर्यन से कड़क आवाज में बोली, मिस्टर राठौर, आप लेट है, क्या आपको इस बारे में पता है? वहीं अर्शी की आवाज सुनकर आर्यन सीधे होकर बैठ गया। फिर उसने अर्शी के सुंदर चेहरे को देखकर मन में कहा, हाय मेरी गैंगस्टर बीवी कितनी इंटेलिजेंट है, पर इस अंश ने क्यों नहीं बताया कि इस मीटिंग में मेरी बेबी भी आ रही, फालतू में ही इज्जत का कबाड़ा कर दिया। इतना कहकर वो खा जाने वाली नजरों से अंश को देखने लगा।
फिर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ अर्शी से कहा, ही वो क्या है न वीआईपी लोग स्टाइल से और लेट ही एंट्री लेते हैं, एल। इतना कहकर वो अपने दांत दिखाने लगा, एल। तो अर्शी उसे गुस्से से देखने लगी, एल। फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई। सबका ध्यान सामने चल रहे प्रोजेक्टर पर था, पर आर्यन का ध्यान तो केवल अर्शी पर ही था। वो बस एक तक अर्शी को घूर रहा था। इतना कहकर उसने उस बच्चे को अपने और पास कर लिया। तो वो बच्चा अपने नन्हे हाथों से अनन्या के बालों को खींचते हुए बोला, मम्मा, पापा। उसके मुंह से मम्मा सुनकर अनन्या शर्माते हुए बोली, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मम्मा बना लो, क्योंकि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। इतना कहते ही उसे याद आया कि इस बच्चे का पिता तो अश्वथ ही है। तो वो गुस्से से उस बच्चे को देखकर बोली, ओ ए बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैडी कौन है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम्हारे डैडी का मान अश्वथ है, जो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं? उसकी बात सुनकर वो बच्चा अपना सर हाँ में हिला के बोला, हाँ दीदी। ये सुनकर तो अनन्या पागल ही हो गई। तभी अश्वथ उसके सामने अचानक ही आ गया। वो जैसे ही अनन्या पर चिल्लाने वाला था, अचानक ही इस बच्चे की शक्ल देखकर वो शॉक हो गया। फिर उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। अनन्या अपने हाथ में पकड़े बच्चे को लेके एकटक अश्वथ को घूर रही थी, और अश्वथ उस बच्चे को। तभी वो बच्चा अश्वथ को देखते हुए हंसकर बोला, डैडी। इतना कहने के बाद वो बच्चा ताली बजाकर हंसने लगा, एल। पर उसके मुंह से एक बार फिर से डैडी सुनकर अनन्या रोनी सूरत बनाकर अश्वथ से बोली, मॉन्स्टर, ये बच्चा आपको डैडी क्यों कह रहा है? सच सच बताए, क्या ये बच्चा आपका है, एल? इतना कहकर वो गुस्से से अश्वथ को देखने लगी, जैसे सच में अश्वथ ने उसे धोखा दिया हो, एल। वही उसकी बकवास सुनकर अश्वथ ने कोई रिएक्ट नहीं किया, एल। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार में बैठ गया, एल। तभी जो लोग अनन्या के पीछे आ रहे थे, वो लोग वहां पर आ गए। उन्हें देखते हुए अश्वथ वेद को ऑर्डर देते हुए सख्त लहजे में बोला, इन्हें ठिकाने लगा दो। इतना कहने के बाद अश्वथ ने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गया, एल। पूरे रास्ते अनन्या ने अश्वथ को खूब सुनाया कि उसने उसको धोखा दिया है, एल। और अश्वथ उसकी बक पूरी रास्ते सुनता रहा। उसे अनन्या पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं करना चाहता था, एल। कुछ देर बाद वो दोनों अश्वथ के विला पहुंच गए, एल। अश्वथ जैसे ही कार से उतरा, दूसरे साइड जाकर उसने अनन्या को कार से निकला और उसे खींचते हुए विला के अंदर ले जाने लगा, एल। अंदर पहुंचते ही अश्वथ ने अनन्या को सोफे पर पटकते हुए गुस्से से पूछा, मैंने तुम्हें कॉलेज भेजा था, पर तुम वहां से भागी क्यों? आंसर मी लिटिल गर्ल। इतना कहकर अश्वथ बेहद गुस्से से अनन्या को देखने लगा, एल। अश्वथ सच में बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि अनन्या ने आज जो किया था उसके कारण अनन्या की जान भी जा सकती थी, और इस बात का अंदाजा अनन्या को बिल्कुल भी नहीं था, एल। वही अश्वथ के इस तरह पटकने से अनन्या उस बच्चे को लेके सोफे पर गिर गई, एल। सोफे पर गिरते ही वो बच्चा अनन्या से दूर होके चिल्लाया, बैद डैडी। इतना कहकर वो गुस्से से अश्वथ को घूरने लगा, एल। उस बच्चे को खुद पर चिल्लाता देखकर अश्वथ की भौहें चढ़ गई, एल। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 2.5 साल का बच्चा उस पर गुस्सा कर रहा है। इसलिए वो उस बच्चे को उंगली दिखाते हुए दांत पीसकर बोला, ओ ए छोटे सिम कार्ड, बेहतर होगा कि तुम मेरे और मेरी लिटिल गर्ल के बीच मत आओ, समझे? वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, ये तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर अश्वथ अपनी लाल आंखों से उस बच्चे को देखने लगा, एल। अश्वथ को लग रहा था कि उसके डराने से वो बच्चा डर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एल। वो बच्चा सोफे पर खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रख के अश्वथ को घूरते हुए उसी की तरह ही बोला, ओ ए बले छिम काट, छटअप, कोई आशु बेबी, छे अच्छे बात कले, मुझे पसंद नहीं। आशु का ऑरा, एटीट्यूड और उसके बोलने का तरीका बिल्कुल अश्वथ की ही तरह था, एल। वो किसी भी एंगल से अश्वथ से कम नहीं था। आशु को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी परवरिश एक बड़े खानदान में हुई है, क्योंकि रहीशी उसके चेहरे से झलक रही थी, एल। वही आशु की बात सुनकर अनन्या उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई भूत हो, क्योंकि अभी तक तो आशु चुप था, पर अब वो अश्वथ से लड़ रहा था, एल। ये देख अनन्या उसे चुप कराते हुए डरकर बोली, आशु बेबी, अपने डैडी से ऐसे बात नहीं करते हैं, एल। अनन्या उसे इसलिए चुप करा रही थी क्योंकि अश्वथ आशु को ही अपनी जलती हुई नजरों से घूर रहा था, एल। अश्वथ आशु को घूरते हुए अचानक जाकर उसके सामने खड़े होकर बड़े ही रौबदार तरीके से बोला, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अश्वथ सिंह राठौर यानी किंग को चुप करा सके, बच्चे। इतना कहकर उसने हंसते हुए टेबल पर रखा वास फिर से अश्वथ के ऊपर फेंक दिया, और फिर भागते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा, एल। ये देख अश्वथ के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई, एल। वो खुद से ही बोला, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, बच्चे, एल। इतना कहते ही वो फुल स्पीड से भागते हुए आशु के पास पहुंच गया, एल। फिर उसने जैसे ही आशु को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी आशु जल्दी से डाइनिंग टेबल के नीचे घुस गया, एल। अब तो नजारा ये था कि आशु आगे आगे भाग रहा था और अश्वथ उसके पीछे पीछे, और रास्ते में जो भी सामान मिल रहा था दोनों ही उससे एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, एल।
जिस कारण पूरा हॉल और डाइनिंग टेबल, यही नहीं बल्कि किचन भी तहस नहस हो गया था। एल वही अपने सामने का नजारा देखकर अनन्या और सभी नौकर शोक थे। एल वेद, जो अभी ही घर के अंदर आया था, वो भी अश्वत्थ और आशु को देखकर हैरान हो गया। एल फिर वो पूरे घर की हालत देखकर खुद से बोला, हाँ ये सब क्या है, और ये बॉस क्यों इस बच्चे के साथ खेल रहे हैं? अरे खेलना है तो बाहर जाए, घर का सामान क्यों तोड़ रहे हैं? एल उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी आशु ने जो जूता अश्वत्थ की तरफ फेंका था, गलती से वो जाकर वेद के सर पर लगा। एल तो वेद अपने सर को पकड़कर चिल्लाया, अरे कोई इन दोनों शैतानों को रोको वरना ये मेरा सर फोड़ देंगे। एल उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी उसे देखने लगे। एल आशु तो अपना मुंह बनाकर बोला, कमजोर बच्चे हो। उसकी बात को अश्वत्थ ने भी सुन लिया था और वो अब आशु को घूर रहा था। एल क्योंकि वो आशु नाम की इस मुसीबत से चिढ़ चुका था, इसलिए वो अनन्या को घूरते हुए दांत पीस कर बोला, लिटिल गर्ल, इस तूफान को संभालो, ये बच्चा नहीं आफत है। इतना सुनते ही अनन्या ने जाकर तुरंत आशु को गोद में उठाकर उसे पूछा, बेबी आप ठीक तो हो ना, आपको चोट तो नहीं लगी? इतना कहकर अनन्या आशु को चेक करने लगी। एल पर उसकी बात सुनकर अश्वत्थ मन में बोला कि चोट तो उसे लगी है, फिर उसकी लिटिल गर्ल इस शैतान बच्चे से क्यों पूछ रही है? एल अश्वत्थ को इस वक्त आशु से बहुत ही जलन हो रही थी। एल वही दूसरी तरफ अर्शी के ऑफिस में अर्शी इस समय आर्यन को घूर रही थी। एल गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से, क्योंकि उसे आर्यन बहुत ही क्यूट लग रहा था। एल वो दिन ब दिन आर्यन की तरफ आकर्षित हो रही थी, ऐसा क्यों है उसे खुद भी नहीं पता था। एल अर्शी और आर्यन इस वक्त लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। एल तभी अर्शी की नजर आर्यन के होठों पर गई तो उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। एल उसका गला अचानक ही सूखने लगा। एल तो वो खुद को कंट्रोल करके मन में बोली, नहीं अर्शी, वो बच्चा है और तुझे 1 साल छोटा है, तू कैसे उसके बारे में ये सब सोच सकती है? एल इतना कहकर वो उसने आर्यन की तरफ अपनी पीठ कर ली, पर जब वो खुद को और नहीं रोक पाई तो उसने एकदम से आर्यन को लिफ्ट की वाल से सटा दिया और फिर उसे वाइल्ड किस करने लगी। एल उसकी इस हरकत से आर्यन एकदम ब्लैंक हो गया। एल वही अंश नीचे आर्यन का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर कनिका पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि कनिका ने आज पिंक कलर की मिडी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एल अंश तो कनिका की खूबसूरती में मानो कहीं खो ही गया था, तभी उसकी नजर कनिका के बगल में चल रहे लड़के पर पड़ी, जिसे देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। एल मगर जब अंश ने ये देखा कि कनिका ने उस लड़के हाथ पकड़ा हुआ है और उससे हंस हंस कर बातें भी कर रही है, तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और फिर एक जोरदार पंच उसने कार पर दे मारा। अंश की पीठ कनिका की तरफ थी, इसलिए वो अंश को नहीं देख पाए और उस लड़के के साथ ऑफिस के बाहर चली गई। एल ये देख अंश भी उसके पीछे जाते हुए खुद से बोला, तुम ऐसे कैसे किसी और के पास जा सकती हो? मैं भी तो देखो जरा कि कोई लड़का तुम्हारे करीब भी कैसे आता है। कनिका उस लड़के के साथ ऑफिस के ही पास एक रेस्टोरेंट में गई। एल कनिका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंश उसका पीछा कर रहा है। एल वो तो मस्त होकर उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट के अंदर सबसे किनारे वाली टेबल पर जाके बैठ गई। एल कनिका जिस टेबल पर बैठी थी वहां से नीचे का नजारा साफ नजर आ रहा था। एल उनसे ही कुछ दूरी पर अंश भी जाकर बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था ताकि कनिका उसे पहचान ना पाए। अंश लगातार कनिका को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा था। एल अंश का बस चलता तो वो कनिका को जाके एक कमरे में बंद कर देता ताकि वो कभी किसी लड़के के साथ न घूम पाए। एल वही कनिका अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के अपने सामने बैठे लड़के से बोली, हे हैंडसम, सालों पहले भी तुम हैंडसम थे और अब तो और भी ज्यादा हो गए हो। एल इतना कहकर कनिका अमन को घूरने लगी। एल तो अमन कनिका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्माते हुए बोला, कन्नू तुम भी ना, चलो ये छोड़ो। इतना कहकर उसने कनिका का हाथ पकड़कर फ्लर्ट करते हुए आगे कहा, वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो गई हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? इतना कहकर उसने अपनी एक आंख विंक कर दी। एल उसके बाद वो और कनिका दोनों ही हंसने लगे। एल वही उनकी हंसी अंश के कानों में चुभ रही थी, क्योंकि उसे कनिका का यूं दूसरे मर्द के साथ फ्लर्ट करना और हंसना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एल अंश गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए मन में बोला, ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अंश अभी इतना ही बोला था कि तभी उसने देखा कनिका अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही है। एल ये देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई, फिर वो एविल स्माइल करके उसके पीछे जाने लगा। एल कनिका वॉशरूम में जैसे ही पहुंची, अंशी भी उसके पीछे वॉशरूम में घुस गया। फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद करके कनिका को दीवार से सटा दिया। एल ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कनिका कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। एल पर जब तक कनिका को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अंश की मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। एल अंश इस वक्त कनिका के बहुत करीब था। वो कनिका के ऊपर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, कनिका, ये लड़का कौन है जिससे तुम इतना हंस हंस कर बातें कर रही थी? एल
अंश की आवाज में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी। एल और ये चीज कनिका भी देख पा रही थी। एल वो अंश को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर अंश, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? इतना कहकर वो अंश को खुद से दूर करने लगी। एल पर अंश उससे दूर नहीं हुआ। उसने कनिका की बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें इससे क्या? और हाँ, तुम आज के बाद किसी लड़के के साथ नहीं घूमोगी, और अगर घूमी तो मैं उस लड़के की टांगे तोड़ दूंगा। एल इतना कहकर अंश कनिका की आंखों में देखने लगा। अंश की आंखों में कनिका के लिए चाहत साफ नजर आ रहा था, पर फिर भी अंश अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। एल वही उसकी अजीब सी बात सुनकर कनिका हैरान हो गई। फिर उसने अपनी आंखें छोटी करके अंश से कहा, पागल इंसान, हटो और मुझे जाने दो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये लेडीज वॉशरूम है। एल और हाँ, मैं अमन से क्यों दूर रहूं? मैं उससे दूर नहीं रहूंगी, बल्कि मैं उसके करीब जाऊंगी, उसे किस करूंगी और उसके साथ सोऊंगी भी। अब हटो। इतना कहते ही उसने जोर से अंश को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। एल और बाहर जाने लगी। वो बाहर जा पाती उससे पहले ही अंश ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। एल कनिका तो इस अचानक की किस से हैरान हो गई। एल तभी अंश उससे अलग होकर गुस्से से बोला, नहीं, तुम्हें किस सिर्फ मैं करूंगा और तुम्हारे साथ सोऊंगा भी मैं। एल इतना कहकर वो कनिका को फिर से किस करने लगा, पर कनिका को तो अंश की बातें सुनकर ही चक्कर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंश पागल हो गया हो। एल वही दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में पहुंचते ही आर्यन में जब अंश को नहीं देखा तो वो खुद से ही बोला, ये कामचोर अंश कहाँ गया? कहीं वो मस्करी मारने तो नहीं चला गया? एल एल ये सोचते ही उसने गुस्से से आगे कहा, मैं इसका बेबी बॉस हूँ, पर उसे अपने बेबी बॉस की पड़ी ही नहीं है। आने दो, फिर मैं इसे अपना बेबी बॉस वाला रूप दिखाया हूँ। वो इतना ही बोला था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की दबी हुई हंसी सुनाई दी। एल तो आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, जहां एक खूबसूरत सी लड़की उस पर हंस रही थी। एल आर्यन के पलटते ही वो लड़की अपनी हंसी रोककर उससे बोली, सॉरी, पर क्या तुम खुद को सच में बेबी बॉस बोल रहे हो? वो क्या है ना, मैंने आज तक बॉस तो सुना था, पर ये बेबी बॉस पहली बार सुना है। एल इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। एल वही एक अनजान लड़की को खुद का मजाक उड़ाते देखकर आर्यन की आंखें छोटी हो गई। एल वो उस लड़की को उंगली दिखाकर गुस्से से बोला, ओ ए आंटी, हंसो नहीं, क्योंकि मैं अभी छोटा सा और प्यारा सा बेबी ही हूँ, जिसकी उम्र अभी सिर्फ खेलने और किंडरगार्टन जाने की है। पर भाई ने मेरे टैलेंट को देखकर मुझे ऑफिस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इतना कहकर आर्यन बड़े ही एटीट्यूड से अपने कॉलर को सही करने लगा। एल उसके एटीट्यूड को देख और उसकी बातें सुनकर वो लड़की स्पीचलेस हो गई। फिर उसने आर्यन को बड़े ही इंटरेस्ट से देखते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट और प्यारे हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? एल इतना कहकर उस लड़की ने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। उसी वक्त अर्शी भी वहां पर आ गई। एल और जब उसने आर्यन को एक लड़की से बात करते हुए देखा तो गुस्से से उसकी मुट्ठी बंद हो गई। एल क्योंकि उसे आर्यन का यूं एक लड़की से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एल अर्शी ने आते वक्त उस लड़की की बातें सुन ली थी और वो ये देखना चाहती थी कि क्या आर्यन उस लड़की से दोस्ती करेगा या नहीं। एल वही आर्यन उस लड़की के हाथ को देखते हुए अपनी आंखें मटका कर बोला, अभी तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। इतना कहते ही वो अचानक शर्माते हुए आगे बोला, और वैसे भी मैं एक लॉयल बेबी हस्बैंड हूँ, अगर मेरी गैंगस्टर को पता चला कि तुम मेरी दोस्त हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और क्या पता तुम दोस्ती के बहाने मेरी क्यूटनेस पर मर मिटी हो और मुझे अपना बनाना चाहती हो। मैं सब समझता हूँ, मुझे बच्चा मत समझो हो। अचानक आर्यन की ऐसी बातें सुनकर वो लड़की शॉक हो गई। एल फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, वो मुड़ी और वहां से भाग गई। एल ये देख आर्यन कंफ्यूज हो गया। एल वही अर्शी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके बेबी हस्बैंड को सेल्फ ऑब्सेशन की बीमारी है। एल वो आर्यन के पास जाकर उसके गालों पर किस कर लो वॉइस में बोली, ऐसे ही सबको दूर रखना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वही दूसरी तरफ अश्वथ अपने रूम में बैठा आशु को घूर रहा था, जो उसकी लिटिल गर्ल के गोद में बैठा था। एल आशु को अनन्या की गोद में देखकर अश्वथ को बहुत जलन हो रही थी। एल हद तो तब हो गई जब आशु उसे अपनी जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगा था। एल अश्वथ आशु की हरकत से चिढ़ते हुए अनन्या से बोला, लिटिल गर्ल, इस बच्चे से कहो तमीज से पेश आए, वरना मुझे इसे यहाँ से फेंकने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। एल उसकी बात सुनकर अनन्या, जो आशु के बाल सहला रही थी, उसके हाथ रुक गए। एल फिर वो अश्वथ की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, मॉन्स्टर, मुझे पता है कि आप आशु बेबी को पसंद नहीं करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हर वक्त डांटो, और कम से कम ये तो सोचिए ये आपका बेटा है। एल ये सुनकर अश्वथ दांत पीसते हुए बोला, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि ये मेरा बेटा नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? एल
इतना कहकर अश्वत्थ फिर से गुस्से से आशु को देखने लगा, तो आशु डरने का नाटक करते हुए अनन्या से चिपकते हुए बोला, मम्मा डैडी डरा रहे हैं, बेबी को डर लग रहा है। मम्मा डैडी डरा रहे हैं, बेबी को डर लग रहा है। आशु की बात सुनकर अनन्या उसे कसके पकड़कर प्यार से बोली, बेबी डरो नहीं, ये मॉन्स्टर मेरे होते हुए आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। एल इतना कहते ही वो आशु को लेके रूम से बाहर जाने लगी। एल अश्वत्थ रास्ते में ही खड़ा था, इसलिए अनन्या जैसे ही उसके बगल से गुजरी, इस बात का फायदा उठाकर आशु ने एक थापड़ अश्वत्थ के गालों पर जड़ दिया। एल फिर वो ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। एल वही अश्वत्थ को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आशु उस पर अपना हाथ साफ कर जाएगा। एल वो अपने गाल पर हाथ रख के गुस्से से चिल्लाया, लिटिल गर्ल। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि नीचे सफाई कर रहे नौकर भी सुनकर कांप गए। एल अनन्या जो दरवाजे के पास पहुंची थी, उसने पीछे मुड़कर अश्वत्थ को हैरानी से देखते हुए पूछा, मॉन्स्टर आप इतनी जोर से क्यों चीखे और आपने अपने गालों पर हाथ क्यों रखा है? एल उसके सवाल ने अश्वत्थ के जख्मों पर नमक डालने का काम किया था। एल इसलिए अश्वत्थ दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे इस भोले भाले बच्चे ने मुझे मारा है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे नजरें मिला सके और इस सिम कार्ड ने तो मुझ पर हाथ साफ कर दिया। एल उसकी बात सुनकर अनन्या हैरानी से आशु को देखने लगी, जो बड़ी ही मासूमियत से उसे देख रहा था। आशु के चेहरे पर इस वक्त इतनी मासूमियत थी कि अनन्या का दिल पिघल गया। एल वो आशु के गालों पर किस करके बोली, आशु कितना प्यारा है, आप बेवजह उसे बदनाम मत करिए मॉन्स्टर। क्या आपको शर्म नहीं आ रही है एक बच्चे पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए? एल इतना कहकर वो अश्वत्थ को गुस्से से देखने लगी। एल तो अश्वत्थ उसे समझाते हुए बोला, लिटिल गर्ल तुम समझती क्यों नहीं हो, ये बच्चा केवल तुम्हारे सामने ही भोला बन रहा है, वरना ये एक डेविल है। अश्वत्थ ने लास्ट वाली लाइन आशु को देखकर और दांत पीसते हुए कहा था। पर अनन्या को अश्वत्थ की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि अश्वत्थ आशु को पसंद नहीं करता है, इसलिए ही वो ऐसा कह रहा है। एल पर सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ अश्वत्थ और हम लोग ही जानते हैं। एल अश्वत्थ कुछ बोलना चाहता था, पर अनन्या उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, मॉन्स्टर मैं कुछ नहीं जानती, पर जब तक जिस आंटी ने आशु को मुझे दिया था वो नहीं मिल जाती तब तक आशु मेरे साथ रहेगा, और अगर आपने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं आशु को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। एल इतना कहकर अनन्या बिना अश्वत्थ की बात सुने रूम के बाहर जाने लगी। एल तो वही आशु अपने सर पर हाथ रख के उसे हिलाते हुए अपनी जीभ निकालकर अश्वत्थ को चिढ़ाने लगा। एल अश्वत्थ ये देखकर जल भुन गया, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। एल वो गुस्से से ही खुद से ही बोला, नहीं इस बच्चे के कारण मेरी लिटिल गर्ल मुझसे दूर हो रही है, मुझे कुछ करना ही होगा। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगा, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे सोचते ही उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। एल अश्वत्थ का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला है। एल शाम हो चुकी थी और सभी लोग ऑफिस से घर आ चुके थे। एल अगस्त, अहम, अंश और आर्यन जैसे ही अश्वत्थ के घर के अंदर पहुंचे, उन सबको एक अजीब सी शांति महसूस हुई। एल ये शांति उन चारों में से किसी को भी रास नहीं आ रही थी। एल आर्यन अंश के हाथ को पकड़कर चारों तरफ देखते हुए बोला, ये इतनी अजीब सी शांति क्यों है, घर में जैसे कोई मर गया हो। एल इतना कहकर वो अहम को घूरने लगा। एल तो अहम आर्यन को देखकर चिढ़ हुए बोला, ओ ए बंदर तुम मुझे क्यों देख रहे हो, अब मुझे थोड़ी ना पता होगा कि घर में आखिर ये मनहूसियत क्यों फैली है। एल उसकी बात सुनकर आर्यन का मुंह बन गया। एल फिर उसने अंश के सर पर मारते हुए कहा, ओ ए ढक्कन तू मुझे यानी अपने बेबी बॉस को छोड़कर कहाँ भाग गए थे? एल पता भी है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया था। मैं पूरा वक्त तपती धूप में खड़ा रहा केवल तुम्हारे लिए, और तुम हो कि पता नहीं कहाँ हुलछर्रे उड़ा रहे थे। एल आर्यन की बात सुनकर अंश सकपका गया, उसने तुरंत सबसे अपनी नजरें चुरा ली। एल ये देख अगस्त अपने कमर पर हाथ रख के अंश को घूरते हुए बोला, ओ ए अंश बाहुबली, ये बंदर क्या बोल रहा है, तुम इसे अकेला छोड़कर कहीं चले गए थे और इसे धूप में भी खड़ा रहना पड़ा। एल वेद जो किचन से निकल रहा था उसने भी अगस्त की बातें सुन ली थी। एल वो अंश के पास जाकर उसे डांटते हुए बोला, अंश तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है न कि आर्यन को खतरा है, उसके बावजूद तुमने उसे अकेला छोड़ा। एल वेद सच में अंश से नाराज था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अंश जैसा जिम्मेदार इंसान ऐसा कर सकता है। एल वही अंश सबकी डांट सुनकर अपना सर झुकाकर बिना किसी भाव से बोला, आई एम सॉरी, ऐसा फिर से नहीं होगा। एल अंश के चेहरे पर इस वक्त भले ही कोई भी भाव ना हो, पर हमने उसके चेहरे पर एक उदासी को जरूर देख लिया था। एल फिर उसने सभी को देखते हुए कहा, तुम लोग अब बस करो, और वैसे भी ये बंदर कोई मासूम नहीं है जो अकेला धूप में खड़ा रहे, उसके जैसा चालाक इंसान खुद को कभी तकलीफ नहीं होने देगा। एल अहम की बात सभी को सही लगी, इसलिए अब सभी आर्यन को देखने लगे। एल वही सभी को अपनी तरफ देखते देखकर आर्यन शर्माने लगा। एल तो अहम ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, बच्चे अब जल्दी से बता दो वरना मैं खुद पता कर लूंगा। एल
इतना कहकर अहम अपने हाथ बांधकर आर्यन को देखने लगा। एल और बाकी सब भी केवल अंश को छोड़कर। एल आर्यन ने अचानक ही अपना चेहरा अंश के कोट में छुपाते हुए कहा, वो क्या है न कि मैं अपनी गैंगस्टर के पास चला गया था, और तुम लोगों को पता है उसने न मुझे लिप्स पर किस दिया, वो भी लंबी वाली। मैं तुम सबको बता नहीं सकता कि उस वक्त मुझे कितनी शर्म आ रही थी। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी भी शर्म आ रही है। एल इतना कहते कहते आर्यन अंश के कोट में ऐसे घुसने लगा जैसे अगर उसका बस चलता तो वो अंश के अंदर ही घुस जाता। एल अंश आर्यन की हरकतों से परेशान होकर बोला, आर्यन क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। एल इतना कर उसने आर्यन को खुद से दूर कर दिया। फिर वो बिना किसी को देखे अपने रूम की तरफ जाते हुए बोला, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। एल अंश को जाते हुए देखकर सभी बॉयज एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि अंश बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। एल तभी वेद आर्यन के सर पर मारते हुए बोला, पागल इंसान, बेचारे अंश को तुमने बेवजह ही डांट खिला दी और खुद वहां मजे कर रहा था। एल इतना कहने के बाद फिर वो अपने हाथ में पकड़े दूध के गिलास को देखते हुए आगे बोला, एक कम था जो अब दूसरा बंदर भी आ गया। एल उसकी अजीब बात सुनकर अगस्त ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? तो वेद ने परेशान होकर जवाब दिया, मतलब ये कि इस घर में एक तूफानी बच्चे ने कदम रखा है, बेचारे मेरे मॉन्स्टर बॉस की तो हालत खराब कर दी है उसने। एल वेद की बातें अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही थी। एल आर्यन अगस्त अहम अभी भी कंफ्यूज थे कि आखिर वेद के कहने का मतलब क्या है। एल तभी एक बच्चे की आवाज उन सभी के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर सभी बॉयज सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। एल जहां पर आशु खड़ा था। एल उसे देखकर वेद एकदम से घबरा गया क्योंकि आशु ऊपर से पहली सीढ़ी पर रेलिंग के सहारे खड़ा था। अगर आशु का थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर सकता था। एल ये सब सोचते ही वेद भागते हुए आशु के पास गया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर घबराते हुए बोला, आशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो लिटिल बेब के पास थे ना। वो इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आशु उसके गालों पर एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से अपनी तोतली आवाज में बोला, शट अप। इतना कहकर वो नीचे खड़े अगस्त अहम और आर्यन को देखने लगा। एल जो उसे ही अपनी हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। एल वहीं आशु के थप्पड़ मारने से सभी बॉयज हैरान थे। आर्यन तो अपने दोनों गालों पर हाथ रख के हैरानी से बोला, ये तो शिनचैन का छोटा भाई लगता है। एल उसकी बातों से सहमत होकर अहम बोला, हाँ लेकिन ये बच्चा है कौन। एल इतना कहकर सभी वेद को देखने लगे तो वेद घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है, लेकिन ये बॉस को डैडी जरूर कह रहा था। एल वो इतना ही बोला था कि तभी उसने देखा आशु जबरदस्ती उसके गोद से उतरने की कोशिश कर रहा है। एल तो वेद ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर आशु को नीचे उतार दिया क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस शैतान बच्चे को मना कर सके। एल आशु जैसे ही नीचे उतरा उसने अपनी कमर पर हाथ रख के आर्यन अगस्त और अहम को घूरते हुए कहा, गेट अप। इतना कहकर वो बाहर की तरफ इशारा करने लगा। एल आशु इस वक्त ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ये उसी का घर हो और अगस्त आर्यन अहम जबरदस्ती उसके घर आ गए हो। एल अहम आशु की हरकतें देखकर उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए बोला, हे लिटिल बच्चे तुम आ। अहम बोल ही रहा था कि तभी उसकी आह निकल गई क्योंकि आशु ने उसे एक पंच जड़ दिया था। एल उसे पंच मारने के बाद आशु मुंह बनाकर बोला, बच्चा मत समझो मुझे, वरना मालूंगा ओल मैंने भी ललना लड़ना सीखा है। एल अहम आशु की बातों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रहा था क्योंकि आशु के पंच मारने के स्टाइल से ही वो समझ गया था कि भले ही आशु छोटा है पर उसे जरूर फाइटिंग के लिए ट्रेन किया जा रहा था। एल अगस्त तो ऐसा बोल्ड बच्चा देखकर खुश हो गया। वो आशु के पास जाकर खुश होते हुए बोला, हे बेबी, ओह माय गॉड, नहीं। अगस्त का यूं खुद को बेबी कहना आशु को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अपने बगल में खड़े वेद को अगस्त की तरफ धक्का दे दिया। एल जिस वजह से वेद ने जो दूध का ग्लास पकड़ा हुआ था वो अगस्त के ऊपर गिर गया और अगस्त के पूरे कपड़े दूध की वजह से खराब हो गए। एल ये देख अगस्त भड़क गया। वो आशु को गुस्से से देखने लगा तो आशु एकदम से चिल्लाने लगा, मम्मा मम्मा, बचाओ बचाओ, मम्मा मम्मा। आशु के इस तरह चिल्लाने से अगस्त डरकर आर्यन के पीछे छुप गया। एल वही रूम के अंदर अश्वत्थ जो अनन्या को किस कर रहा था, उसने जब आशु की आवाज सुनी तो वो बुरी तरह चिढ़ गया। एल पर उसने अनन्या को नहीं छोड़ा, वो अभी भी अनन्या को किस कर रहा था। एल तो अनन्या उसे खुद से दूर करने लगी क्योंकि वो आशु की आवाज सुनकर घबरा गई थी। एल अनन्या ने जब देखा अश्वत्थ उसे नहीं छोड़ रहा है तो उसने अपने घुटने को मोड़ के अश्वत्थ के पेट पर दे मारा, जिस वजह से अश्वत्थ की पकड़ अनन्या पर ढीली हो गई। एल इस बात का फायदा उठाकर अनन्या ने अश्वत्थ को धक्का दिया और रूम से बाहर चली गई। एल ये देख अश्वत्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, फिर उसने खुद के गुस्से को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स अश्वत्थ रिलैक्स, तुम ऐसे लिटिल गर्ल पर गुस्सा नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत किया फिर बाहर चला गया। एल नीचे अनन्या के आते ही आशु उसकी गोद में चढ़कर रोते हुए बोला, मम ये बैडमैन
इतना कहकर वो आर्यन, वेद, अगस्त और अहम की तरफ इशारा करने लगा। एल अनन्या उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, वो तो अपने पीछे आ रहे अश्वत्थ को देख रही थी। एल फिर उसने आशु को देखकर पूछा, क्या तुमने कुछ खाया? ये सुनकर आशु ने अपना सरनामे हिला दिया। एल तो अनन्या उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। एल ये देख अश्वत्थ भी उसके पीछे पीछे चला गया। एल और फिर बाकी सब भी। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही अनन्या एक फ्रूट काटकर आशु को खिलाने लगी। एल ये सब अश्वत्थ अपनी सर्द आवाज में बोला, लिटिल गर्ल मुझे भी खिलाओ। एल अश्वत्थ की बात सुनकर अनन्या उसे हैरानी से देखने लगी। एल फिर उसने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके कहा, क्यों, मैं आपको क्यों खिलाऊं, आप कोई बच्चे थोड़ी है। इतना कहकर वो फिर से आशु को खिलाने लगी। वही अनन्या के मना करने से अश्वत्थ का चेहरा काला पड़ गया। पर वो अपने लिटिल दुश्मन के सामने कैसे हार मान सकता था, क्योंकि अब तो बात उसके ईगो पर आ गई थी। एल उसने इस बार अपना एक हाथ टेबल पर पटकते हुए अनन्या को ऑर्डर देके सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा मुझे भी खिलाओ वरना मैं इस बच्चे को कहीं फेंकाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर अनन्या नहीं डरी, बल्कि वो बड़े ही एटीट्यूड से बोली, ओह ऐसा है तो ठीक है, फिर आप इसे घर से निकाल कर देख सकते हैं। पर उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इतना कहते ही वो अश्वत्थ को डेविल स्माइल करके देखने लगी। एल अनन्या का ये रूप देखकर सभी हैरान थे, यहाँ तक कि अश्वत्थ भी। एल वहीं एक नौकर जो ये सब देख रहा था, वो तुरंत वहां से चला गया। किचन में पहुंचते ही उसने किसी को कॉल करके कहा, हेलो मैडम, आपने सही कहा था, मुझे तो अनन्या मैडम का बर्ताव पहले से कुछ अलग लग रहा है। वो पहले सर से कितना डरती थी, पर अब वो नहीं डरती, बल्कि सर को डराती है। एल नौकर ये सब बात कर ही रहा था कि तभी अनन्या अचानक ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराने लगी। एल अनन्या बड़े ही एटीट्यूड से स्लैब पर टेक लगाकर मुस्कुराते हुए उस नौकर को देख रही थी। एल वही अपने सामने अनन्या को यूं मुस्कुराते हुए देखकर वो नौकर घबरा गया। एल अचानक ही एक अनजाने डर से उस नौकर के माथे से पसीना निकलने लगा। एल उसने अपने फोन को अपने जेब छुपाते हुए अपना सर झुकाकर अनन्या से कहा, मिस आप यहाँ पर, क्या आपको कुछ चाहिए? एल इतना कहकर वो नौकर डर से भर गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं अनन्या ने उसकी बात न सुन ली हो। वहीं अनन्या अपना एक हाथ स्लैब पर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मुझे कुछ चाहिए, पर क्या आप मुझे वो देंगे? उसकी बात सुनकर वो नौकर सर झुकाकर ही बोला, यस मिस आपको क्या चाहिए, आप बताएं मैं आपको वो दूंगा। एल नौकर ने इतना ही कहा था कि तभी अनन्या, जो मुस्कुरा रही थी, वो एकदम से ही अपने चेहरे के भाव बदलते हुए एक चाकू उठाकर उस नौकर के गले पर रख के बोली, अब एक घोचू, चल बता तू किससे बात कर रहा था? हाँ और हाँ, झूठ मत बोलना वरना ये चाकू सीधा तेरे गले के आर पार होगा, समझे? एल इतना कहकर उसने उस चाकू को उस नौकर के गले में जोर से चुभा दिया। एल अनन्या का ये रूप देखकर बेचारा नौकर डर से कांपने लगा। एल अचानक ही नौकर के मन में ये बात आई कि कहीं अनन्या सच में ही उसे न मार दे। एल इस डर से वो तुरंत बोला, मिस मिस मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे आप पर नजर रखने के लिए पैसे मिले थे। एल इसलिए ही मैं आपके आसपास रहता था और अभी मैं उसी इंसान से बात कर रहा था जिसने मुझे ये काम सौंपा। एल उसकी बात सुनकर अनन्या ने उसे घूर के देखा तो नौकर फिर से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। एल तो इरिटेट होकर अनन्या ने उसे धमकाते हुए कहा, अब एक कमीने चुप कर वरना मार दूंगी, और मैं क्या विश्व सुंदरी हूँ जो लोग मुझ पर नजर रखने के लिए तुझसे कहेंगे, बोलो? एल अनन्या के इस तरह धमकाने से वो नौकर लगभग बेहोशी के कगार पर था, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए अपना फोन निकालकर अनन्या को दिखाते हुए बोला, मिस मिस ये देखिए, इस फोन में उस औरत का नंबर भी है। एल उस फोन को देखते ही अनन्या ने उस नौकर को छोड़ दिया और उसके फोन को लेके चेक करने लगी। एल फोन में शो हो रहे नंबर को देखकर अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत कॉल लिस्ट को चेक किया कि आखिर उस नंबर पर कितनी बार बात हुई है। एल अनन्या लगभग 2 मिनट तक फोन में कुछ करने के बाद फोन को वापस उस नौकर को देते हुए बोली, ये लो, पर याद रहे हमारे बीच जो बातें हुई है उसके बारे में किसी को भी पता न चले। एल और हाँ, उस औरत ने तुम्हें जो कहा है अभी वही करो, अगर वो तुम्हें कुछ बड़ा करने को कहती है तो सबसे पहले मुझे आकर बताना, ओके? वरना। इतना कहकर अनन्या जानबूझकर रुक गई। एल वही नौकर उसकी वार्निंग सुनकर अपना सर जल्दी जल्दी हिलाते हुए बोला, ओके मिस। उसके मुंह से एक बार फिर मिस सुनकर अनन्या का पारा हाई हो गया। एल उसने गुस्से से स्लैब पर रखा बेलन उस नौकर को मारते हुए कहा, अगर एक बार और मुझे मिस कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं दशरथ सिंह राठौर यानी एशिया के डेविल किंग की इकलौती लिटिल वाइफ हूँ? एल तो तुम मुझे मिसेज की जगह मिस क्यों बोल रहे हो? एल अनन्या ने नौकर को बहुत ही तेज से मारा था, जिस वजह से वो नौकर पूरे किचन में दर्द से चिल्लाते हुए भागने लगा। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर अनन्या ने किचन के दरवाजे के पास देखा, जहां पर अहम शौक होकर खड़ा था। एल
अहम को देखकर अनन्या ने अपनी आंखों को रोल करके उससे पूछा, ओ ए हीरो, तुम मुझे ऐसे आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हो? अपनी आंखों को जरा संभल कर रखो, वरना अभी जाकर आपने हब्बी से तुम्हारी शिकायत लगती हूँ, और खबरदार अगर मेरे बारे में किसी से कुछ कहा तो। इतना कहते ही वो बड़े ही एटीट्यूड से अपने बालों को झटकते हुए किचन से बाहर चली गई। एल उसके जाते ही अहम होश में आकर बोला, ये कौन है? कहीं ये बेब की कोई बहरूपिया तो नहीं है? एल अहम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी भी देखा वो सच है। एल वही डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अनन्या ने मासूम सा चेहरा बना लिया। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वही अनन्या है जिसने थोड़ी देर पहले नौकर को धमकाया था। एल उसे देखकर अश्वत्थ ने पूछा, तुम इतनी देर से किचन में क्या कर रही थी, लिटिल गर्ल? अश्वत्थ के सवाल को सुनकर अनन्या बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि वो तो फुल एटीट्यूड से झूठ बोलते हुए बोली, मॉन्स्टर, वो मैं ठंडा पानी पीने गई थी। एल इतना कहकर वो अश्वत्थ को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि अश्वत्थ उसमें कहीं खो ही गया। एल अचानक ही अश्वत्थ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। एल उसने अपने अपने दिल पर हाथ रख के हैरानी से अनन्या की तरफ देखा। एल तो अनन्या अश्वत्थ के दिल पर रखे हाथ को देखते हुए मुस्कुराकर सिडेक्टिव वॉइस में बोली, मिस्टर हैंडसम, क्या हुआ आपको? आपने यूं इस तरह से अपने दिल पर अपना हाथ क्यों रखा हुआ है? एल एल ये कहकर अनन्या ने अपनी एक आंख विंक कर दी। ये देख अश्वत्थ जोर जोर से खांसने लगा। एल तो अनन्या जल्दी से उसे पानी का ग्लास देकर बोली, ओह मिस्टर सेक्सी, आपको क्या हो गया है? एल अश्वत्थ उसके मुंह से सेक्सी सुनकर और भी ज्यादा खांसने लगा, जिस कारण उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। एल वही बाकी सब भी हैरानी से अनन्या को देख रहे थे, जो आज कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। एल तभी आशु अश्वत्थ को देखे हुए बोला, यूजलेस डैडी, यूजलेस। इतना कहकर उसने अनन्या को देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मम चलो रूम में सोना है, मम्मा चलो रूम में सोना है। एल उसकी बात सुनकर अनन्या उसे गोद में लेके चली गई। एल उन दोनों के जाते ही अगस्त ने जल्दी से अश्वत्थ को देखते हुए कहा, यार बेबी, मुझे क्या लगता है कि भले ही उस चुजे आशु की शक्ल तुझसे मिलती है, पर उसकी हरकतें बिल्कुल बेब की तरह है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तुम दोनों का ही बेटा हो, पर ये बात तुमने हमसे छिपाई हो? एल उसकी बातों से वेद, आर्यन, अहम भी सहमत थे। एल वही अगस्त को बकवास सुनकर अश्वत्थ अपनी जगह से उठते हुए गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एल इतना कहते ही वो स्टडी रूम की तरफ चला गया। एल उसके जाते ही बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले गए। आर्यन जब अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसे अंश का ख्याल आया। एल अंश का ख्याल आते ही वो उल्टे कदमों से चलते हुए उसके रूम की तरफ जाने लगा। एल अंश के रूम में आर्यन ऐसे घुसा जैसे ये उसी का रूम हो। एल आर्यन बेड के पास जाके अंश को ढूंढने लगा, तभी उसे बालकनी के पास एक परछाई दिखी। एल उस परछाई को देखते ही आर्यन अपने स्लीपर को अपने हाथ में लेके इस तरफ बढ़ने लगा। एल बालकनी में पहुंचकर आर्यन ने ना आव देखा ना ताव, और अपने स्लीपर से उस परछाई को मारते हुए बोला, तुम चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंशी के रूम में आने की? अगर तुम यहाँ चोरी करने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ द आर्यन सिंह राठौर रहता है, और उसके होते हुए तुम ये चोरी नहीं कर सकते। एल आर्यन तो बस अपनी ही धुन में मारे जा रहा था, पर बेचारे अंश की तो हालत खराब हो गई थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको बेवकूफ इंसान, मारने से पहले देख तो कि आखिर तुम मार किसे रहे हो? एल इतना कहकर उसने गुस्से से आर्यन से पूछा, और तुम यूं उल्लुओं की तरफ भटकते हुए मेरे रूम में क्यों घूम रहे हो? एल आर्यन को उसके डांटते से कोई फर्क नहीं पड़ा। एल उसने अंश की बातों को इग्नोर करके कहा, अरे मुझे सब पता है कि तुम कन्नू को पसंद करते हो, पर अभी तुम दोनों की लड़ाई हो गई है। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगा। एल आर्यन की ये बात सुनकर कि वो कनिका को पसंद करता है, अंश शौक हो गया। एल वो कुछ बोलता उससे पहले ही आर्यन फिर से बोला, अंशी तुम क्या चाहते हो कि कनिका तुमसे दूर चली जाए और फ्यूचर में उसके बच्चे तुम्हें मामा बोले? एल आर्यन की बातों को इमेजिन करके अंश घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एल अंश तो ये कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कनिका के बच्चे उसे मामा बोले। बेचारा ये सोचते ही घबरा गया। एल वहीं उसे घबराया देखकर आर्यन डेविल स्माइल करके मन में बोला, यही मौका है आर्यन बेबी, अपनी गैंगस्टर से मिलने का, और वैसे भी अपने काम को पूरा करने के लिए किसी का तो इस्तेमाल करना ही था। एल ये सोचते ही वो सीरियस होकर अंश से बोला, अंशी मेरे साथ कन्नू के घर चलो और उसे अपनी दिल की बात बताओ, वरना क्या पता वो कोई नया बॉयफ्रेंड न ढूंढ ले। अरे मैं तो कहता हूँ उसके साथ एक बार सो जाओ, फिर वो तुमसे ही शादी करेगी। एल आर्यन की सोने वाली बात सुनकर अंश को लगभग चक्कर ही आने लगे थे। उसे कोई हैरानी नहीं हुई कि उससे ये सब आर्यन के रहा है, क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्यन का बस चले तो वो उसे कन्नू के साथ रूम में ही बंद कर दे, और तब तक रूम न खोले जब तक कन्निका प्रेग्नेंट न हो जाए। ये सोचते ही अंश रूम के अंदर जाने लगा। ये देख आर्यन उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगा। एल विला से बाहर पहुंचकर आर्यन ने अंश के हाथ में चाबी देते हुए कहा, चलो कार निकालो फिर हम चलते हैं। एल
अपने हाथ में चाबी को देखकर अंश ने हैरानी से कहा, ये तो मेरी कार की चाबी है, ये तुमने कब ली? उसके सवालों से परेशान होकर आर्यन मुंह बनाकर बोला, अंशी के बच्चे जल्दी करो वरना मैं भाई से कह दूंगा कि तुम मुझे जबरदस्ती कनिका से मिलवाने ले जा रहे हो। एल उसकी धमकी सुनकर अंश भागते हुए अपनी कार लेने चला गया। ये देख आर्यन अपना इनविजिबल पसीना पोंछते हुए बोला, पता नहीं इन सबको संभालते संभालते मेरा क्या होगा। एल उसके इतना कहते ही अंश कार लेके आ गया तो आर्यन तुरंत कार के अंदर बैठ गया, फिर दोनों वहां से निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद विला के दूसरी मंजिल से रूम के एक खिड़की से एक पतली सी परछाई कूदकर नीचे आई। एल वो परछाई चारों तरफ देखते हुए चुपके से बाहर जाने लगी। एल वो परछाई अभी दीवार कूद के बाहर ही जाने वाली थी कि उससे पहले ही कोई उसके सामने आ गया। एल ये देख उस परछाई की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एल तभी सामने खड़े इंसान से कहा, यू चोरी छुपे तो सिर्फ चोर जाते हैं, तो क्या तुम चोर हो या फिर यहाँ रहने का तुम्हारा कोई मकसद है?